दोस्तों नमस्कार। किताबी दुनिया की बदकही श्रृंखला में आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान हैं सुधीर विद्यार्थी। सुधीर विद्यार्थी इससे बात करने के लिए आज हम बरेली आए हुए हैं। हमारे साथ अभिषेक गुप्ता हैं और इस बदकही को रिकॉर्ड करने के लिए रोहतास हमारे साथ हैं। सुधीर विद्यार्थी अपने समय के बेहद महत्वपूर्ण लेखक और अपने तरह के अकेले लेखक हैं। सुधीर विद्यार्थी क्रांतिकारियों के साहित्य को लेकर के संपादित करने का काम, उनके बारे में बहुत कुछ हमें बताने समझाने वाले एकमात्र लेखक हैं। उन्होंने बनारसी दास चतुर्वेदी से जो मसाल ली थी, यानी क्रांतिकारियों के साहित्य को, क्रांतिकारियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का, समाज तक पहुंचाने का, आज तक वो थामे हुए हैं। ये बात उस समय की है जब बनारसी दास चतुर्वेदी ने आगरा से निकलने वाली युवक पत्रिका के एक अंक का संपादन किया था। उस अंक का शीर्षक था स्वतंत्रता संग्राम योद्धांक और इसकी संपादकी का जो शीर्षक था यज्ञ का समापन। इस संपादकी में बनारसी दास चतुर्वेदी ने लिखा था कि हमारी जो उम्र है उसमें अब हम न तो लंबी यात्राएं कर सकते हैं और न ही अब हमारे में वो क्षमता मौजूद है कि हम क्रांतिकारियों के बारे में लोगों से लिखवाने का काम कर पाएं। तो जो नए लोग लिखना चाहते हैं, इस पर काम करना चाहते हैं, उनके लिए मैं कुछ लोगों के पते दे रहा हूं जिनसे संपर्क करके इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। सुधीर विद्यार्थी ने अंक की संपादकी पढ़ी और अंक को कई बार पढ़ा और प्रेरणा लेकर के वहीं से क्रांतिकारियों पर काम करने की योजना बनाई। बनारसी दास चतुर्वेदी से मिलने पहुंच गए और फिर पंडित सुंदरलाल पर काम करना शुरू किया। बनारसी दास चतुर्वेदी से काफ़ी मदद ली और उन्होंने सहर्ष मदद की भी। ये बात जरूर कही जब मिलने गए कि तुम तो अभी विद्यार्थी हो। तुरंत जवाब दिया कि अगर आपका सहयोग मिलेगा तो हम जरूर इस काम को आगे बढ़ाएंगे। तब से लेकर आज तक शहीद भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र सान्याल, कितने सारे क्रांतिकारी हैं जिनके बारे में वो हमें बहुत कुछ बता रहे हैं, उनके बारे में जानकारियां दे रहे हैं। ये हमारे समय की विडंबना है कि हम उन क्रांतिकारियों को भूलकर अपने वर्तमान पर गौरवान्वित हो रहे हैं, लेकिन इस वर्तमान को गढ़ने वाले जो लोग रहे हैं उनके बारे में हम बेहद कम जानते हैं। सुधीर विद्यार्थी ने कुछ एक महत्वपूर्ण किताबें लिखी हैं। हम चाहेंगे कि उनकी किताबों के बारे में आप जरूर जानें। मैं कुछ किताबों के नाम आपके सामने पढ़ता हूं। अशफाक उल्लाह खां और उनका युग, शहीद रोशन सिंह, मेरा राजहंस, शहीद अहमदुल्लाह शाह, अमादेर विप्लवी, भगत सिंह की सुने, शहीद भगत सिंह, इंकलाब का सफर, पहचान बीसलपुर, अग्निपुंज, शहीद चंद्रशेखर आजाद की जीवन कथा, कर्मवीर पंडित सुंदरलाल, शहीदों के हमसफर, भूले बिसरे क्रांतिकारी, जब ज्योति जगी, क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त, आज का भारत और भगत सिंह, शहीदों की छाया में, क्रांतिकारी आंदोलन एक पुनर्पाठ, और अभी कुछ एक साल पहले जो किताब आई है विदाई दे माँ, जो शहीदों की माँओं पर केंद्रित है। ऐसी किताब मैंने तो नहीं पढ़ी है जिसमें क्रांतिकारियों की माँओं को केंद्र में रख करके पूरी किताब संपादित की गई हो, लिखी गई हो। बेहद भावुक कर देने वाली किताब है। ये भावुकता कमजोरी का प्रतीक मात्र नहीं है, बल्कि उन माँओं की जो स्थितियां हैं, जो समाज में रही हैं, उनका बेहद संजीदगी के साथ उल्लेख करती है, सोचने पर मजबूर करती है कि हम उन शहीदों के परिवारों को, उनकी माँओं को किस तरह से नज़रअंदाज करते चले गए। आज़ादी के बाद
जहां इन क्रांतिकारियों के नाम पर बहुत कुछ बेहतर किया जाना चाहिए था, उनके नाम आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने की पूरी मुकम्मल योजना बननी चाहिए थी, वो काम नहीं हुआ। हम उसके लिए गुनहगार हैं। कम से कम आज ही सही सुधीर विद्यार्थी के इस प्रयास, उनके इस काम को समझें और इसे आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ हमसे बन सकता है उसे जरूर करें। जो काम हमारे विश्वविद्यालयों को करना चाहिए था, वो काम अकेले सुधीर विद्यार्थी ने किया है। आज भी बरेली में रहते हुए वह इस साधना में लगे हुए हैं और उन शहरों को भी अपने काम के केंद्र में रखते हैं जिनका एक गौरवमय इतिहास रहा है। वो चाहे बीसलपुर की कहानी हो, शाहजहांपुर की कहानी हो, चाहे लखनऊ की, बरेली की, इन सभी के बारे में उनकी कई सारी किताबें आ चुकी हैं। प्रादेशिक इतिहास को हमें समझना पड़ेगा क्योंकि उस इतिहास में बहुत कुछ ऐसा है जो हमें प्रेरित कर सकता है। जो काम सुधीर विद्यार्थी ने बनारसीदास चतुर्वेदी से अपने हाथ में लिया था, आज वही भाव रखते हुए नई पीढ़ी को आगे आना पड़ेगा, तभी इस काम को हम अंजाम तक पहुंचा सकते हैं और हम अपने क्रांतिकारियों का जो संघर्ष रहा है, उनके जो सपने रहे हैं, उनको हम एक आकार दे पाएंगे। हम इस पूरे जीवन संघर्ष को समझना चाहते हैं विद्यार्थी जी के, क्या कुछ रहा परिवार में, क्या कुछ घटा, बाबा नागार्जुन के साथ उनके संबंध कैसे रहे, बहुत कुछ ऐसा है जिसे हमें जानना है। मुझे उम्मीद है कि आप भी मेरे साथ इस बदकही के सफ़र में अंत तक रहेंगे। सुधीर विद्यार्थी जी का हम स्वागत करते हैं किताबी दुनिया के दर्शकों की तरफ से और अपनी तरफ से, और उनकी जो प्रारंभिक यात्रा जहां से शुरू हुई, परिस्थितियां कैसे बनी, इनको लेकर के हम अपनी जिज्ञासा के साथ इस बदकही की शुरुआत कर रहे हैं। लेखन की दुनिया में जो हमारी प्रविष्टि हुई है उसको हम खुद भी बहुत अच्छे ढंग से व्याख्यायित नहीं कर सकते, और मुझे लगता है कोई चीज़ें सरल रेखा की तरह नहीं होती, काफ़ी जटिल और उलझी हुई होती हैं, और हमें खुद भी कई बार पता नहीं होता है कि हम कहाँ से गुजर रहे हैं और क्या होने वाला है। जब गांव से शहर पहुंचे ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए, तो विज्ञान के विद्यार्थी थे, तो विज्ञान में मेरी कोई रुचियां नहीं थी और कोई बहुत सोच समझ के लेखन की दुनिया में प्रवेश भी नहीं किया था। सिर्फ ये था कि बहुत ईमानदारी से कहें तो अपने नाम को छपे हुए शब्दों में देखने की एक ललक पैदा हुई कि लोगों के नाम छप रहे हैं। तो जैसा कि प्रारंभ में होता है, कुछ कविताई से शुरू किया, और कविता भी क्या हो, तुकबंदी और देशभक्ति टाइप की कुछ कविताएं। 1-2 साल तक तो ये चलता रहा, लेकिन उसके बाद फिर जीवन इतना एकदम जटिल कहें कि क्या, कि पढ़ाई छोड़ के गांव चला आया। गांव में खेती करने लगा, लेकिन फिर उसके बाद कुछ ऐसी चीजें हो गई। उस घटना को बता दें कि वो घटना बहुत महत्वपूर्ण भी है कि मैं खेत जोत रहा था और मेरे पास भैंसे का हल था। बड़े से खेत में 2 हल और चल रहे थे जो हमारे नौकर थे, जिन पे उनके पास बैलों के हल थे। दोपहरी लगभग होने लगी थी, तो भैंसा जो है वो धूप को बहुत मानता है क्योंकि उसकी त्वचा जो है काली होती है। नया नया जोश था खेती का, तो ये सोचा कि जो थोड़ा सा खेत रह गया बाकी, जिसे गांव में हरैया बोलते थे, इसको भी निकाल दें। पिता मना करते रहे कि ये सवेरे तक नम हो जाएगी, लेकिन हमें जिद थी कि नहीं, हम इसको पूरा करके जाएंगे। लेकिन भैंसे जब हाँफने लगे तो 2-3 डंडे हमने, यानी पैना जिसे बोलते थे, वो भैंसों के कस के मारे। भैंसे में इतनी ताकत होती है कि वो नाद से नहीं रोक सकता अगर वो बिगड़ जाए तो, और खासतौर से गर्मी खाया हुआ भैंसा। बैल को आप रोक सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर बैल तो जिनके ऊपर की
त्वचा कहें या जो हल्के बाल हैं सफेद होते हैं, तो उस पर धूप का उतना असर नहीं होता, इतना भैंसे को होता है। भैंसे भागने लगे, बहुत रोकने का प्रयास किया, काफी उनके साथ भागे हल उठा के, लेकिन अंत में एक बड़ी सी मेड़ पड़ी, भैंसे उधर कूदे हैं, तब उसके हल जो था एक पैर में लग गया और खून निकलने लगा, भैंसे रुक गए। एकदम मिट्टी उठाई, जो तरीका होता था उसको मल दिया। सबसे पहले नजर गई, पिता दूर खड़े देख रहे, वो वहीं से डांटने लगे। तो पहले तो कुछ और कहते रहे, लेकिन सबसे आखिर में उन्होंने कहा कि अभी इस बरसात में अगर इसका पैर पक गया तो हम नए भैंसे कहाँ से लाएंगे खरीद के, और एक हल कम हो जाएगा तो खेती कैसे होगी। 3 हल की खेती थी, पहले खेती की नाप जो भी हलों से होती थी, 4 हल की खेती, और उसके पास तो 4 हल की खेती। लेकिन अंत में उन्होंने कहा कि वो निकल जाओ हमारे खेत से। तो स्वभाव हमारा भी काफी जिद्दी था शुरू से, उसके बड़े नुकसान भी उठाए और बड़े फायदे भी मिले उसके। कि महशनक की गजल का एक शेर है कि रास्ते जितने बने जितने बनाए हैं, लीक तो आखिर बुजुर्गों की वसीयत है, और एक अदना आदमी भी बहुत कर लेता, ऐन मौके पर अड़ी अफसोस इज्जत है। बस हल को वहीं छोड़ दिया, घर आए और साइकिल उठाई, उसमें अपने जो भी डिग्री के हैं सर्टिफिकेट थे वो डाले और शाहजहांपुर की तरफ चल दिए। हैरत होगी आपको कि अम्मा घर पे मजदूरों के लिए खाना बना रही थी, चवेना, उन्हें मालूम था रुकेगा नहीं, तो जल्दी जल्दी उन्होंने 2 पराठे उसमें धनिया चटनी समेत उसमें डाल दिए और हम वहां से चले गए। मेरी जेब में भी पैसा नहीं था। अगर इतनी लंबी यात्रा शाहजहांपुर तक की और साइकिल अगर पंचर हो जाती तो शायद हम जुड़ा भी नहीं पाते उसे। हाँ, ये ध्यान था कि एक दिन पहले 80 रुपए का गन्ना डाल के अपने आप अकेले लड़िया से क्रेशर पे डाल आए थे, तो वो पर्ची जेब में पड़ी थी। हम शहर चले गए, वहां पूछा कि नौकरी किस तरीके से, क्या, कहाँ, तो वो लोग हंसने लगे कि हमारा एक ही सपना था कि नौकरी कभी नहीं करेंगे, और जो भी करेंगे राजनीति करेंगे, खेती करेंगे। तो उन्होंने बताया कि 2 जगह अप्लाई हो रहा है इस समय, जजी में, मतलब जजिस कोर्ट में जो भाषा थी वही जजी में, और ग्राम सेवक के लिए जो बाद में ग्राम विकास अधिकारी हो गए। हमने दोनों जगह अप्लाई कर दिया, दोनों जगह नाम आ गया। पैसा कुछ नहीं था हमारे पास, तो हम अगले दिन फिर साइकिल से आके वो 80 रुपए गन्ने के एक क्रेशर से ले गए अपने, और उससे हमने अपना काम चलाया। फिर हम गांव लौटे हैं तो खेती करके, वो खेती करने का तो छोड़ ही दिया, फिर नौकरी करने के बाद लौटे। हमारा काफी मूल्यांकन हुआ है लेखन की दुनिया में, उपेक्षित नहीं रहे कभी। जो भी लिखा बहुत ईमानदारी से और बहुत समर्पित भावना से लिखा हमने, बेहद ईमानदारी से। मूल्यांकन भी हुआ हमारा, लेकिन पिता ने एक पंक्ति में जो हमारा मूल्यांकन कर दिया था उस दिन। आए हम 2 दिन रुके, छुट्टी थी, जब जाने लगे घर से तो पिता बाहर आए, और पिता को मैंने जीवन में दूसरी बार रोते देखा था। हाथ पकड़ लिया उन्होंने यहाँ से और कंधे पे सिर रख कर रोने लगे और कहा तुम नौकरी छोड़ दो, यहाँ सब चौपट हो रहा है, खेती किसानी। और आगे जो उन्होंने बात कही वो बार बार याद आती, तुम नौकरी नहीं कर पाओगे। 1-1.5 घंटे रुके रहे, हमने कहा सोच लें, देखते हैं, अभी जाते हैं पर बाद में छोड़ेंगे। चले गए, वहां बहुत सोचते रहे। फिर सोचा कि मुझे लेखन की दुनिया में आना है, और तो गांव में रहकर हो नहीं सकता, तो केवल इसलिए नौकरी का कोना हम पकड़े रहे, और फिर गांव आने से इनकार कर दिया। उसी समय हुआ कि एकदम तो नहीं हुआ कि हम क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास या उससे जुड़े लोगों की तरफ पहुंच गए, लेकिन किसी अखबार में हमने एक चित्र देखा था किसी क्रांतिकारी का। तस्वीर के नीचे ये छपा था, मैं भी याद है, पान की दुकान पे अम्मा के लिए पान और तंबाकू लेने गए थे, कि उस समय का चित्र जब वो क्रांतिकारियों की ओर से चलाए जा रहे आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ बम फेंकने की योजनाओं में व्यस्त रहा करते थे, ऐसा कुछ छपा था नीचे। छात्र जीवन था, नया नया मामला था, तो बम के जैसे युवक का होता है, बम की तरफ एक आकर्षण है, बम। तो वहां से एक शुरुआत हुई, ये क्रांतिकारी कौन थे, क्या थे, जानने की इच्छा हुई। तो पिताजी कुछ कहानियां सुनाया करते कभी कभी मौज में आके, ज्यादा तो नहीं, बहुत कम संवाद था हमारे उनके बीच।
कि भगत सिंह के बारे में, उनके बारे में, तो लगा कि भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ये कितने लंबे चौड़े होंगे, मनुष्य से इतर होंगे, मतलब कम से कम 8-10 फीट ऊंचे और बड़े बलवान टाइप के। तो ये इच्छा ये जगी कि कुछ बताया गया कि इनके साथी कुछ जीवित हैं, तो उनको देखा जाए, वो भी उनके जैसे होंगे। तो 17 साल की उम्र थी, तो उन क्रांतिकारियों से जाके फिर मिलने का रास्ता निकाला कि कैसे मिला जाए। तो इसमें हमारे मददगार बने एक शाहजहांपुर के श्याम सिंह बागी, जो 1942 के फ्रीडम फाइटर थे और कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े थे डांगे गुट से, और एक अखबार निकाला करते थे साथ ही, बहुत प्रतिबद्ध अखबार था कम्युनिस्ट विचारों के लिए और खासतौर से क्रांतिकारी शहीदों के लिए। तो उनके पास जाके फिर वो कैसे खबर लगती है, कैसे प्रूफ देखा जाता है, शीर्षक कैसे लगाया जाए आकर्षक ढंग से एकदम पाठक को, और शहीदों क्रांतिकारियों पे उसमें वो छापते थे। तो वहां से फिर जब उन क्रांतिकारियों से मिले तो वो तो हमारे अब जैसे थे, बिल्कुल 2 हाथ 2 पैर, ना बहुत लंबे चौड़े, और बेहद सरल, बेहद विनम्र, बेहद भावुक। हम बता दें, जो भी लिखा है, काफी काम किया हमने क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास पे। ये तो इतिहास जैसा नहीं है, लेकिन बावजूद इसके हम कभी किसी भी लाइब्रेरी में नहीं बैठे, कभी किसी आर्काइव में नहीं गए। जो इतिहास को हमने सुना, देखा, जाना, उनकी आंखों से, उनके शब्दों से पढ़ा है, कई कई बार उनको रोते हुए देखा है हमने, इतिहास को बताते हुए, इतिहास के उस संघर्ष को अभिव्यक्त करते हुए कि किस ईमानदारी से, किस समर्पण भाव से, जहां जान की बाजियां लगा दी गई हों, उन्होंने वो लड़ाई लड़ी थी साम्राज्यवाद के विरुद्ध। और तब समझ में आया कि ये तो एक अनोखा समझौता विहीन संग्राम था, जिसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं था। मुझे लगा कि वो इतिहास उस समय तक इतस्तता काफी बिखरा पड़ा था, उसको संजोने की जरूरत है। और जो चीजें हमारे सामने थी तब, मनमथ हाथ गुप्त की लिखी हुई कुछ चीजें थी, बहुत ज्यादा नहीं थी तब। बनारसी चतुर्वेदी जी उस दिशा में बहुत काम कर रहे थे। वो न सिर्फ अपने तय चीजें संपादित बहुत की, लिखी तो कम उन्होंने क्रांतिकारियों पर, और खास चीज ये थी कि रविंद्र और गांधी के बाद वो क्रांतिकारियों की तरफ आए। ये बहुत बड़ा मोड़ था उनकी जिंदगी का। उस समय जीवित क्रांतिकारियों से वो उनके संस्मरण लिखवा रहे थे, कोशिश करके लिखवाए। सारे क्रांतिकारी लेखक तो नहीं थे, अपनी बातों को व्यक्त नहीं कर सकते थे, अभिव्यक्ति की क्षमता नहीं थी। तो इस तरीके से देखा जाए तो चतुर्वेदी ने बहुत बड़ा काम किया, मनमथ जी ने किया। यशपाल का सिंहावलोकन हमारे सामने था आगे चल के, फिर सिंहावलोकन पढ़ा। लेकिन सीधे सीधे कोई व्यक्ति सिंहावलोकन को पढ़ेगा, चाहे उस पर कुछ बनाना चाहे, जैसे मनोज कुमार ने शहीद फिल्म बनाई है, तो उसमें वो खामियां चीजें आ जाएंगी, विसंगतियां हैं या जो पक्षपात हैं उस इतिहास के प्रति, वो जानबूझ के भी किए गए हैं, तो वो उसमें आ ही जाएंगे। लेकिन अगर आप सारी चीजें पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए सुखदेव राज को भी पढ़ेंगे, विश्वनाथ वैशंपायन को पढ़ेंगे, तब वो चीजें साफ होती चली जाएंगी इसमें क्या है। तो लगा कि इस दिशा में बहुत काम करना बाकी है और ढंग से करना बाकी है, उसके अंदर घुस के चीजों को समझ के, ताकि सही इतिहास सामने आ सके। बस शुरुआत यूं हुई कि बनारसी चतुर्वेदी ने उन दिनों एक अंक का संपादन किया था, युवक मासिक पत्रिका का, जो पत्रिका के साइज में था, 150 पेज का अंक। कहाँ से निकलती थी? आगरा से। उसके संपादक थे प्रेमदत्त पालीवाल, जो फ्रीडम फाइटर खुद भी थे, और उनके चाचा श्री कृष्णदत्त पालीवाल, जिन्हें उत्तर प्रदेश का शेर कहा गया, बड़े क्रांतिकारी, गणेशशंकर विद्यार्थी, बड़े सहयोगी थे, सैनिक अखबार से जुड़े हुए थे, तो उनके भतीजे थे प्रेमदत्त पालीवाल, तो उन्होंने संपादन किया था। लेकिन उस अंक का संपादन चतुर्वेदी जी ने किया था। नाम था स्वाधीनता संग्राम योद्धांक, लेकिन अंदर सब ऐसा नहीं। स्वाधीनता संग्राम में 2 धाराएं थी, एक तो गांधीवादी है कांग्रेस की धारा, दूसरी करने, लेकिन उस क्रांतिकारी के बारे में पूरी सामग्री थी। तो वो उसकी सदस्यता हमने युवक मासिक पत्रिका इसलिए ले ली थी कि नए लेखक थे, कविता करने लगे, तो छोटी छोटी चीजें लिखने लगे थे, तो पता लगा कि एक पत्रिका ऐसी है आगरा छपने वाली जो नए लेखकों को प्रोत्साहित करती है, तो उसके सदस्य बन गए। उसका वो विशेषांक सदस्य होने के नाते हमारे पास आया 150 पेज का, तो उसने मेरी जिंदगी और धारा ही बदल दी। कितनी कितनी बार उसको पढ़ा होगा, एक एक पन्ना अभी भी सामने आ जाता है। बनारसी चतुर्वेदी ने उसका संपादकीय जो लिखा था, उसका शीर्षक था यज्ञ का समापन। वो वृद्ध हो चुके थे, तो वो चाहते थे कि यज्ञ का समापन, मतलब जो क्रांतिकारियों के बारे में जो काम शुरू किया, शहीदों के बारे में,
इस काम का हम लगभग समापन कर रहे हैं और अब मुझसे पत्र व्यवहार भी नहीं हो पा रहा है। जो नए लड़के इस क्षेत्र में काम करना चाहें, युवक, वो इन लोगों से संपर्क करें। तो उसमें 3 पते दिए गए थे, नाम पते सहित। मनमथा गुप्त का था, बटुता का अग्रवाल का था और एक शायद मदन मोहन चोपड़ा दिल्ली का था। इधर उसमें उन्होंने असमर्थता दिखाई कि हमसे कोई पत्र व्यवहार न करे, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी मर्जी से ऐसा लगा कि मुझे चतुर्वेदी जी को भी पत्र लिखना चाहिए। मैंने उनको ही पत्र लिख दिया और फिर उनसे मिलने पहुंच गया अचानक। तो वो समझे जिस ढंग से मैं पत्र लिखा कि कोई वरिष्ठ व्यक्ति होगा, जब पहुंचे, अरे तुम तो छात्र हो। बैठे, बातचीत हुई, चाय वाय पिलाई, गप्पाश तक उन्हें बड़ा शौक था। महफिल जम रही है, पुराने लोग थे, तो आसपास के लोग और आ गए थे। वो बैठे, बातचीत होती रही। एकाएक बीच में बोल पड़े कि हमने कहा कि हम इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं कि पंडित सुंदरलाल ने 70-75 वर्ष देश का काम किया, आज उनका कोई नाम लेवा नहीं है। तो मुझे लगा इनका आशा ये है कि कोई उस पर काम शुरू करे। तो हमने कहा हम तो बिल्कुल नए हैं, छात्र हैं, आप सहयोग करें तो इस काम को हम हाथ में ले सकते हैं। तो बोले नहीं, तुम शुरू करो। तो पहला काम हमने वो शुरू किया और उसके लिए बहुत सारी यात्राएं करनी पड़ी, बहुत जगहों की यात्राएं करनी पड़ी, लेकिन बहुत ईमानदारी से चतुर्वेदी ने मुझे सहयोग किया। ग्रंथ भी बड़ा तैयार हुआ, जो उसकी कहानी का अलग है उसके प्रकाशन की, लेकिन वो 2 हिस्सों में आया। पहला किताब घर से उनके संस्मरण खंड और दूसरा कद्दावर की दास्तान के निबंधों का संकलन, वो राजकमल से आया। काम पहला था, छप के बाद में आया। पहली किताब फिर आई अशफाकुल्लाह और उनका युग। अब वो किताब ही इतनी लोकप्रिय और चर्चित हो गई, हमारी पहली किताब, कि भाषाओं में अनुवाद हो रहे हैं उसके। स्वराज सीरियल वीडियो उन पर 2 बार आया इस पर आधारित। मलयालम में आधा अनुवाद हमने देख लिया था, बंगला में भी, पंजाबी में, बंगला में भी आया, पंजाबी में हो रहा है। आज भी मेरी सबसे ज्यादा लोकप्रिय किताबों में, सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में यही किताब है। अब ये कैसे हुआ मुझे पता नहीं। हाँ, लेकिन एक बात जरूर रही कि मैंने अपने ऊपर इस किताब के चर्चित हो जाना की कोई चीज हमारे ऊपर हावी नहीं हुई। करवीर सुंदरलाल जी पर किताब एक पहले भी आई थी, नवजीवन से। वो आपसे पहले, आपके काम से पहले आई है या बाद में आई? वो किसने संपादित की? हाँ, पांडे लोगों ने। नहीं, विश्वनाथ पांडे उनके शिष्य थे। और आपको बता दें कि करमवीर पंडित सुंदरलाल की जो भारत में अंग्रेजी राज है, जिसे गौरव ग्रंथ हम कह सकते हैं, जब्त हुआ था, उसकी जब्ती की कहानी यही अलग है बिल्कुल। उसको लगभग बोल के लिखाया था उन्होंने, विश्वनाथ पांडे को। उनके प्रमुख शिष्यों में विश्वनाथ पांडे थे और विश्वनाथ पांडे ने भी इस विषय में, इस काम में हमारा बहुत सहयोग किया। यहाँ तक कि जो समय उनके जन्म शताब्दी वर्ष में जो कमेटी बनी थी, स्मृति समिति, दिल्ली में आयोजन हुआ था, आयोजन जा नहीं पाए थे, तो उसमें उन्होंने मुझे मंत्री बनाया। लेकिन बाकी काम तो हम कर पाए, लेकिन उस आयोजन में बहुत सहयोग नहीं कर पाए। तो हम शाहजहांपुर में घिरे हुए थे, जा भी नहीं पाए। तो पांडे जी ने काफी काम किया। यहाँ तक कि बाद में उनकी जो आत्मकथा आई है सस्ता साहित्य मंडल से, उसका संपादन भी विश्वनाथ पांडे ने किया। देखो, उस पर पहला नाम चतुर्वेदी जी का है, लेकिन कई बार होता था कि तब ये चीजें ऐसी खींचतान नहीं थी लोगों में, क्योंकि जो उद्देश्य था वो सामने हुआ करता था। अब बना चतुर्वेदी वरिष्ठ थे, तो उनका नाम पहले दे दिया जाए, लेकिन वो काम पूरा पांडे जी का। अशफाक उल्लाह खां पर जब आपने शुरू किया काम, तो अशफाक उल्लाह खां की बहुत सारी छवियां थीं लोगों के दिमाग में, पत्र भी उनके कई तरह के मिलते हैं। और तो आपने कौन सी छवि ऐसी थी जिसको आप प्रमुख रूप से उठाना चाहते थे, लोगों के सामने रखना चाहते थे? एक तो अपने अपनी पुस्तक का नाम अशफाक उल्लाह और युग जानबूझ के रखा है। अगर हम क्रांतिकारी संग्राम पे ही गौर करें, और खासतौर से उस दौर के क्रांतिकारी संग्राम पे, जो काकोरी का जमाना जिसे हम कह सकते हैं, तो उसके बहुत सक्षम नेता काकोरी दल के वो राम प्रसाद बिस्मिल है। और मुकदमे में भी जज ने अशफाक को उनका लेफ्टिनेंट ठहराया। लेकिन फिर एक सवाल उठता है, ये सवाल हमसे किसी ने नहीं किया कि फिर आपने नाम अशफाक उल्लाह और उनका युग क्यों रखा? जब हमने दोनों का अध्ययन किया राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा का, तो बिस्मिल की आत्मकथा बहुत ईमानदारी से लिखी गई और मौत के इतने नजदीक पहुंच कर मैं तो कई बार हैरत में पड़ जाता हूं कि जिस व्यक्ति की फांसी 19 दिसंबर 1927 होने जा रही हो,
और 17 दिसंबर को अपनी आत्मकथा का समापन ये कह के कर रहा हो, लिख के कर रहा हो कि आज 17 दिसंबर है और 2 दिन बाद इस जीवन की लीला समाप्त हो जानी है। कितना धैर्य, साहस और जीवट रहा होगा उस आदमी में। काल कोठरी के भीतर वो छुप के रजिस्टर के आकार के कागजों और पेंसिल से लिख रहा है। और बहुत ईमानदारी से उन्होंने भी दर्ज किया है कि क्रांतिकारी आंदोलन की, वो उनका अनुभव है उसमें, क्रांतिकारी आंदोलन के लिए अभी देश में स्थितियां परिपक्व नहीं हुई हैं, कामयाब नहीं हो सकता, और इसके लिए लोक शिक्षण, जन शिक्षण की जरूरत है, प्रचार की जरूरत है, जनता के बीच जाने की जरूरत है। फिर हमने समानांतर रूप से, स्वाभाविक है, अगर कोई रामप्रसाद बिस्मिल पे बात कहना चाहेगा तो उसे अशफाक पे बात कहनी ही पड़ेगी, उसके बिना पूरी नहीं होती। लेकिन अशफाक की चिट्ठियां जो हमने पढ़ी तो मुझे ताज्जुब ये हो रहा है कि ये कहीं लिखा नहीं हमने, लेकिन हम तुलनात्मक रूप से देख रहे हैं कि बिस्मिल की माँ बहुत सचेत थी और बिस्मिल को क्रांतिकारी बनाने में, और यहाँ तक कि उनको क्रांतिकारी काम में सहयोग करने, किताबें छपाने में पैसे दिया करते थे। लेकिन बिस्मिल ने कोई चिट्ठी जेल के फांसी घर के बैठ के अपनी माँ को संबोधित नहीं लिखी। लेकिन अशफाक फांसी घर में बैठ के, काल कोठरी में बैठ के माँ को संबोधित कर रहे हैं चिट्ठियां। हम अनेक बार बड़े क्रांतिकारी होते हैं, समाज सुधारक होते हैं, परिवर्तनवादी होते हैं, बाहर गए मंचों में बात की, लंबे लंबे व्याख्यान दिए, लेकिन घर आके हम अपने बच्चों से वो चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन कमाल यह है कि अशफाक उल्लाह देश और समाज की समस्याओं पर, देश की आज़ादी के सवाल पर माँ से संवाद कर रहे हैं, जबकि वो मुस्लिम परिवार की एक महिला, या तो पढ़ी लिखी थी वो, उनको भी अध्ययन के क्षेत्र में आगे ले जाने वाले या प्रेरणा लेने वाले अशफाक, उनसे ही प्रेरणा ली उन्होंने। लेकिन वो अद्भुत संवाद है। हमारी बहुत इच्छा थी कि वो उस संवाद पे कोई नाटक तैयार किया जाए, केवल उनके पत्रों को लेकर। तो वालिदा को लिखे खत अद्भुत है। दूसरे यह है कि 1925 से लेकर 1927 में फांसी हो गई। 1917 की रूसी क्रांति हुई थी, उसका साहित्य बाद को धीरे धीरे करके आना शुरू हुआ। खासतौर से उसका जो अधिकांश आमद जो है वो और बात को भी होती है, लेकिन आना शुरू हुआ है काकोरी के समय तक। तो अशफाक ने जो मार्क्सवाद के सिद्धांत हैं, जाहिरा तौर पे तो नहीं, किसानों की बात, मजदूरों की बात, किसानों की ताकत को पहचानना, कृषि के महत्व को पहचानना, या मजदूर इस देश की कितनी बड़ी ताकत बन सकते हैं या बनाया जाना चाहिए, उनके बीच कारखानों डेरों में जाके काम करना चाहिए, इसको रेखांकित किया है। और एक जगह तो बहुत साफ कह देते हैं कि अगर इन विचारों के लिए मुझे इस तरह की समझा जाए तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई ऐसा शब्द है, दिक्कत नहीं है। इस तरह की का मतलब कम्युनिस्ट है। तो इन विचारों को काकोरी के समय सीधे सीधे कहने वाले ये पहले क्रांतिकारी हैं। और विचारों के मामले में या अपने क्रांतिकारी पथ पे जरा भी न डिगने वाला व्यक्ति, जैसे बिस्मिल ये चाहते थे कि उन्हें किसी तरीके से फांसी से उतार लिया जाए, ये उनकी कमजोरी नहीं थी। बिस्मिल की अपनी ढंग की चेतना थी, वो चाहते थे कि हमें फांसी से तो किसी तरह छुड़ा लिया जाए जेल से, और मारे जाए तो सन्मुख युद्ध मारे जाए। दरअसल उन्हें भरोसा था, वो कानूनी पहलुओं पर खुद मुकदमे की तैयारी की थी कि हम इससे छूट जाएंगे। लेकिन अशफाक ने एक बार भी कहीं ऐसा नहीं किया, और उस अपील पे भी हस्ताक्षर करने से उन्होंने मना कर दिया था, हज़ेला साहब को, अपने वकील को। तो अशफाक जिस मजबूती से सामने आते हैं और जिस वैचारिकता के साथ सामने आते हैं, मुझे लगता है कि यद्यपि हमने खतरा तो उठाया ये शीर्षक देके, लेकिन ये भी थोड़ा सा बड़ा हुआ है कि किसी ने इसकी ओर ध्यान भी नहीं दिया कि हमने क्यों नाम रखा अशफाक उल्लाह उनका ये। तो वो जो वैचारिक प्रतिनिधित्व अपने समय में अशफाक उल्लाह कर रहे हैं, उस तरीके का प्रतिनिधित्व बिस्मिल में हमें दिखाई नहीं दिया। इसमें एक चिट्ठी में वो अपनी माँ से कहते हैं कि हम दो पक्ष, जो हमारा पिता का पक्ष है और एक माँ का पक्ष है, तो एक तरफ तो हमारी जो धारा है वो प्रगतिशील रही है, और दूसरे पक्ष की तरफ जब जाते हैं तो हमें कुछ और पता चलता है कि वहाँ पर अंग्रेजों की सेवा करना, उनकी हाँ में हाँ मिलाना, और जब मैं फंस चुका हूँ तो लोगों ने संबंध एकदम अपने आप को अलग कर लिया है। तो एक अपराध बोध भी तो कहीं ना कहीं है उसके प्रति कि हम अपने उस पक्ष को ये बताना चाहते हैं कि हम किस कौम के साथ हमारा जुड़ाव असली है।
नहीं, इसे अपराध बोध की तरह नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत ईमानदारी से ये चीजें दर्ज कर दी हैं ताकि चीजें पारिवारिक पृष्ठभूमि खुल के सामने आ सके। और अपराध बोध की तरह इसलिए भी नहीं देखा चाहिए, वो एक अपने अध्यापक जो मौलवी थे उनको भी जिम्मेदार ठहराते हैं कि वो किस तरीके से उन्हें पैन इस्लामिज्म की तरफ ले गए या ले जाना चाहते हैं या ले जाने की कोशिशें की, लेकिन वो जल्दी मुक्त हो गया। मुझे लगता है कि क्रांतिकारी किसी को कोई बनाता नहीं। ये तो कहते हैं कि बिस्मिल लिख रहे हैं कि मैंने मुसलमानों से एक युवक निकाल के दिखा दिया कि इसका उन पर भरोसा किया जा सकता, लेकिन दूसरा अशफाकुल्लाह थोड़ी पैदा हुआ। तो कोई व्यक्ति अगर क्रांतिकारी बनता है, किसी रास्ते पे कहीं जाता है, तो मुझे लगता है उसकी अपनी चेतना है। जैसे बिस्मिल को उस बात पे इसलिए विचार किया जाना चाहिए कि अशफाकुल्लाह के बड़े भाई बिस्मिल के सहपाठी थे शाहजहांपुर में मिशन हाई स्कूल में। जब मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी केस हुआ है, ये काकोरी से पहले की बात है, 1918-19 की, तो मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी केस में अशफाकुल्लाह मिशन हाई स्कूल में पढ़ रहे थे उस समय। उनके समय में ही एकाएक स्कूल को घेर लिया गया लाल पगड़ीधारी ने, पुलिस ने, और उसमें कुछ पुलिस के अधिकारी, पूरे स्कूल को घेर लिया गया। पुलिस के अधिकारी प्राचार्य या प्रधानाचार्य के साथ विभिन्न कमरों में जाके तलाशी लेने लगे, पहचान करने लगे, और उसमें एक युवक जो नाट्य का था जिसका नाम राजाराम भारती था, उसको कक्षा 10 से गिरफ्तार कर लिया गया। अशफाक अपने कमरे से एक खिड़की से ये दृश्य देख रहे थे। उनके भीतर एक हौसला जगा और वो मुझसे जैसे कि स्वागत कथन होता निकल गया कि इसकी जगह मैं होता। वो दूसरे किसी सहपाठी ने सुन लिया और उन्होंने कहा कि क्या तुम भी क्रांतिकारी बनना चाहते हो? तो कुछ और भी बताया कि इसमें पकड़े जाने का ये सब खतरा है। तो ये राजाराम भारती जो मैनपुरी केस के थे, वो जीवित रहे, बाद को हम उनके संपर्क में भी रहे, मेरे घर भी आते थे। सामने राजाराम भारती की एक डायरी हस्तलिखित हमारे पास रखी हुई, जिसका उपयोग अभी तक नहीं कर पाया। जब अशफाक की डायरी मैंने राजाराम भारती की गिरफ्तारी सुने प्रेरणा मिली, मैंने उन्हें सुनाया तो बहुत भावुक भी हुआ, मुझे तो पता ही नहीं था। तो ये प्रेरणा मिली है अशफाक को अगर क्रांतिकारी बनने की, तो ये स्वतः मिली है, कोई उनको किसी लाइन में लाया नहीं। वो बात जो उन्होंने अपने खानदान के बारे में, दोनों पक्षों के बारे में बता दी, और उस मौलवी को बहुत कड़े शब्दों में, कटु शब्दों में उन्होंने लिखा है कि ये मुझे किस रास्ते पे ले जाना चाहता था, और वो उस रास्ते पे बहने भी लगे थे, लेकिन धीरे धीरे वो जाला छट गया और अंततः बहुत खालिश क्रांतिकारी साबित हुआ। आजाद भारत में जो पहला मंत्रिमंडल बना, उसमें सभी ज्यादातर लोग स्वतंत्रता संग्राम से निकले हुए ही थे। नेहरू जी थे, अंबेडकर थे, सरदार पटेल थे, मौलाना थे, लेकिन उसके बावजूद क्रांतिकारियों की इतनी उपेक्षा क्यों हुई इन लोगों के रहते भी, और वो सिलसिला चला आ रहा अभी तक? देखिए, इसमें हम दो चीजों को देखते हैं। पहली बात तो यह है कि क्रांतिकारी आंदोलन के लक्ष्य और उद्देश्य दूसरे थे। कांग्रेस से निरंतर उनका बिल्कुल दो धाराएं थी अलग अलग। यहां तक कि भगत सिंह तो ये तक लिखता आगे चल के, कोई भविष्य वक्ता के रूप में नहीं, उस अर्थ में जैसे कोई ज्योतिषी होता है, कि कांग्रेस जैसा कि उसका चरित्र है, उसके आंदोलन का अंत किसी न किसी समझौते के रूप में हो जाएगा। आजादी मिल जाएगी, उसके बाद कुछ साल, 15-20 साल का उसने जिक्र किया, अफरा तफरी बीतेंगे, बाद को लोगों को मेरी याद आएगी। तो जो आजादी समझौते के जरिए मिली है, क्रांतिकारी उससे बिल्कुल असहमत थे। ये अलग की बात है कि जिस समय आजादी मिली है उसमें अधिकांश क्रांतिकारी फांसी चढ़ जा चुके थे, और बहुत से लोग लंबी लंबी सजाएं जेलों में काट रहे थे। तो उसके पीछे ऐसा नहीं क्रांतिकारी निष्क्रिय हो गए थे। जो क्रांतिकारी आंदोलन उभर के आता है वो कुछ समय ठहर के फिर उठता, जागृत होता है। एक तो ये कारण उसका रहा कि कांग्रेस से उनका कोई नीतिगत तालमेल बिल्कुल नहीं रहा, बिल्कुल साफ साफ दो धाराएं दिखाई देती हैं, एक बात। दूसरी बात, नेहरू इतने खुले दिमाग के थे। गांधी तो निरंतर क्रांतिकारियों को विरोध करते रहे, यहाँ तक उन्होंने वो भी शब्द इस्तेमाल किए जो अंग्रेज उनके लिए इस्तेमाल करते थे। इसके दस्तावेजी प्रमाण हैं इंडिया में सब जगह। लेकिन नेहरू की जो चेतना थी वो अलग ढंग की थी। गांधी से अनेक उनके मतभेद थे, और गांधी ने उससे अपने मतभेदों को उन्होंने बहुत खबे और कटु शब्दों में व्यक्त भी किया। जैसे धर्म और राजनीति को मिला देने वाला था मामला, इसके लिए उन्होंने धर्म शीर्षक का जो आत्मकथा का अध्याय है उसमें पढ़ लीजिए। या गांधी खिलाफत और असहयोग को साथ साथ मिला के चल रहे थे, तो खिलाफत आंदोलन का हिंदुस्तान की राजनीति से तो कोई वास्ता नहीं था। तुर्की में खलीफा की सल्तनत को हटा दिया गया था,
और एक ऐसे क्रांतिकारी शासक ने जो कमाल पाशा जिसका नाम था हटाया था। तो खलीफा की सल्तनत की वापसी के लिए खिलाफत आंदोलन था, ये कोई मुखालफत आंदोलन नहीं था, खिलाफत आंदोलन, जिसका हम कई बार सरलीकृत ढंग से सोच लेते हैं शायद खिलाफत आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ कुछ हो, ऐसा नहीं था। तो ये जो मिलाया है, इसका नेहरू विरोध कर रहे थे, नेहरू इसके संग साथ नहीं थे। नेहरू ने यहां तक ही था, नेहरू तो बहुत निराश हुए, नेहरू नहीं, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, बहुत सारे लोग, जब असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा घटना के बहाने वापस ले लिया उन्होंने, तो कितने निराश और नाराज और फीके पड़ गए लोग, नेहरू वगैरह, इसको उन्होंने खूब दर्ज किया उसमें। अब अगर हम इस बात को सीधे सीधे सोचें कि नेहरू अगर क्रांतिकारियों के काफी हद तक पक्ष में थे और काफी हद तक अंतर संबंध उनके थे, तो फिर मंत्रिमंडल में क्यों नहीं लिया, जो आपका सवाल है। हमें याद है कि पंडित सुंदरलाल को मंत्रिमंडल में लेना चाहते थे। पंडित सुंदरलाल एक समय के बड़े क्रांतिकारी थे, जो 1912 में जिस समय देश की राजधानी का परिवर्तन हुआ है, कलकत्ता से लाई गई यहाँ दिल्ली, और शोभा यात्रा निकाला जाना तय हुआ लॉर्ड हार्डिंग की, उस समय क्रांतिकारियों ने इसको चुनौती रूप में लिया है कि इनके इस दंभ को, जो उपनिवेशीवादी सत्ता का है, जो शोभा यात्रा निकालने का ये है, इसको चूर किया जाए। तो राष्ट्रपति बोस की पूरी योजना थी और चांदनी चौक उनमें बम फेंक दिया गया। उस समय तक पंडित सुंदरलाल क्योंकि अरविंद से प्रभावित थे, तो क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े थे। यहाँ तक जब योजना तय हो गई कि इस तारीख को ये किया जाए, उससे पहले पंडित सुंदरलाल को 2 बक्से क्रांतिकारी आंदोलन से जरूरी दस्तावेज और कागजात लेके बक्से में साधु के वेश में रवाना कर दिया गया सोलन, हिमाचल प्रदेश। वो वहां चले गए, नाम रखा था सोमेश्वरानंद। उसके बाद फिर वहां वो एक अलग कहानी है, वो बक्से कैसे उनके बचे, छापा भी पड़ा वहां। फिर वो गांधी आंदोलन में आ गए। लेकिन गांधी के आंदोलन या कांग्रेस के आंदोलन में आने के बाद भी पंडित सुंदरलाल की जो जिसे फितरत भी कह सकते, वो क्रांतिकारी चेतना बरकरार रही, वो अंत तक महसूस की जा सकती। तो नेहरू ने अपने मंत्रिमंडल में सुंदरलाल को लेना चाहा, लेकिन सुंदरलाल ने एकदम मना कर दिया। बनारसी चतुर्वेदी ये लिखते हैं कि मैं कभी कल्पना नहीं कर पाता कि मिस्टर सुंदरलाल एमएलए या मिस्टर सुंदरलाल सांसद, संसदीय राजनीति का रास्ता ही उनका नहीं था। एक बात, 2 उदाहरण और देना चाहेंगे, इससे आपकी बात थोड़ी शायद समझ में आए। कि दुर्गा भाभी के पास भी एक प्रस्ताव रखा गया था कि वो चुनाव लड़े, तो दुर्गा भाभी ने भी चुनाव लड़ने से मना कर दिया था कि संसदीय राजनीति मेरे की दिलचस्पी नहीं। और तीसरा नाम है, शायद नेहरू ने प्रस्ताव दिया हो, पंडित परमानंद झांसी वाले, उनके सामने भी चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा गया था। तब उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि मैं क्या मूर्ख हूं जो चुनाव लड़ूं। तो इस पर थोड़ी हंसी की भी बात हुई थी कि मूर्ख कैसे, बोले इतने मूर्ख हैं समाज में, जो किसी को चुनेंगे तो वो कौन होगा। वो हंसी की बात थी केवल। लेकिन पंडित ने मंत्रिमंडल में जाना या संसदीय राजनीति में जाना स्वीकार नहीं किया। तो ये कुछ लोग गए भी, जैसे कि विजय कुमार सिन्हा ने कांग्रेस से चुनाव लड़ा, भगत सिंह के साथी ने, वो हार गए। तो ये दूसरा पक्ष ये भी है, इस पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या भारतीय जनता या भारतीय मतदाता ने इन क्रांतिकारियों को संसदीय राजनीति में भेजने में कोई दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाई। ये सवाल मेरे मन में और आता। जैसे कि मुझे नहीं लगता है कि पेशावर कांड के विद्रोही चंद सिंह गढ़वाली से बड़ा त्याग करने वाला और एक अनोखी क्रांति जिसकी दुनिया में चर्चा हुई, जिसे अहिंसक क्रांति भी कह सकते हैं, फौज में होती गोली चलाने से इनकार कर दिया, और ये सबसे बड़ा खतरा बना। क्योंकि फौज ही जब इनकार करने लगी, शासन किसके बल पे करेंगे। वहीं से प्रेरणा नेताजी सुभाष को मिली, वहीं से प्रेरणा 1946 के नौसेना विद्रोह को मिली। इस सबके प्रेरक चंद सिंह गढ़वाली थे, बाद में कम्युनिस्ट हो गए, और ऐसे कम्युनिस्ट हुए कि उनकी बाद में ख्वाहिश थी उनको लाल झंडा उड़ाया जाए, उड़ाया भी उनके। तो उन्होंने चुनाव गढ़वाल से लड़ा है कम्युनिस्ट पार्टी से, तो उसमें कितना सादा कैसा जीवन था उस व्यक्ति का, बहुत अभाव गरीबी भी झेली उस आदमी ने, उसके परिवार ने भी। टिन के भोंपू से प्रचार करते थे, एक सिर पे हैट लगा जो फौज वाला हैट था, हाफ पैंट और जूते मोजे यहाँ तक के। गढ़वाल की जनता ने उन्हें चुनाव हरवा दिया। चंद्रशेखर आजाद के आखिरी दिन तक साथ रहने वाले, सवेरे तक, भवानी सिंह रावत 2 बार मेरे घर आए थे आजाद की बलिदान शताब्दी पर, एक बार और उससे पहले हमारे घर। सवेरे तक कटरा मोहल्ले में साथ थे, 2 ही लोग रहते थे। भवानी सिंह जी ने चुनाव लड़ा गढ़वाल से विधानसभा, जनता ने उनको नहीं चुना।
दामोदर सूप सेठ जैसा क्रांतिकारी जिनके बारे में बरेली से चुनाव लड़ा, जिनके बारे में मैनपुरी के इसके राजाराम भारती ने मुझसे कहा था कि मैंने अपने जीवन में दामोदर सूप सेठ से ज्यादा कष्ट सहन करने वाला क्रांतिकारी नहीं देखा, वो चुनाव हार गए। डॉक्टर गया प्रसाद भगत सिंह ग्रुप के सबसे ज्यादा त्यागी व्यक्ति और सबसे ज्यादा जेलों में मार खाने वाले व्यक्ति। मार इसलिए उनकी ज्यादा पड़ती थी, जेल अधिकारी उनको मारते थे ज्यादा, जो थोड़े हष्ट पुष्ट होते थे, ताकि इनके मरने का खतरा न हो और मारने पीटने की ख्वाहिशें पूरी हो जाए उत्पीड़न की। डॉक्टर गया प्रसाद सबसे ज्यादा मार झेली, डॉक्टर गया प्रसाद भी चुनाव हार गए। तो ये एक दूसरा सवाल है हमारे मन में आता है कई बार कि देश की जनता ने इन क्रांतिकारियों को संसद में भेजने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है विधानसभा। सर एक प्रश्न ये है कि आपने रचनात्मक लेखन कभी क्यों नहीं किया, मतलब क्या ये आपकी प्राथमिकता में नहीं था, या फिर इस काम को आपने ज्यादा जरूरी समझा जो क्रांतिकारी इतिहास का लेखन है, या फिर समय के साथ साथ वो थोड़ा कठिन भी लगने लगा क्योंकि आप उससे दूर होते गए थे रचनात्मक लेखन से? के सवाल का जो तीसरा हिस्सा है उससे तो हम सहमत नहीं हूँ, कठिन लगने लगा। हुआ ये कि पहली बात तो है कि हमारी रचनात्मकता को हमारे लेखन में, क्रांतिकारियों के लेखन में, यद्यप ऐसे लेखन में रचनात्मकता की कितनी गुंजाइश होती भाषा के स्तर पर, अभिव्यक्ति के स्तर पर, वो एक अलग सवाल है। लेकिन फिर भी हमारा लेखन इस मायने में सबसे अलग है कि उसमें वो, हमें लगता है कविता कई बार लिखते हैं तो क्यों लिखते हैं, कई बार तो यह है कि कोई बात कहनी है तो विधा की तलाश खुद मन कर लेता है कि वो ये बात किस विधा में कही जा सकती है। लेकिन कविता हम इसलिए भी लिखते हैं ताकि हमारा एक कहने का ढंग आ जाए कि कम शब्दों में कोई बात कैसे कही जाए। तो वो काव्य में भाषा को आप हमारे लेखन में, गद्य लेखन में तलाश कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि हम अपनी इस विधा के, अब कोई इसको ये ना माने कि हमारी गर्वोक्ति है या आत्ममुग्धता है, अकेले लेखक हैं। हाँ, कुछ लोग अगर काम कर भी रहे हैं तो वो केवल ये काम कर रहे हैं कि भगत सिंह के दस्तावेजों का जिसपे रॉयल्टी फ्री है तो उसे संयोजित करिए और अपना नाम देके संपादित कर दीजिए, उसके कई कई एडिशन निकलते रहते हैं। बाकी और अच्छा, हम इस बात को मानते हैं कि ये हमारी बहुत बड़ी कमी है कि हम केवल भगत सिंह को हीरो बना के पेश कर रहे हैं। भगत सिंह अकेले अच्छा नहीं लगता है, और भगत सिंह का कोई भी काम, कोई भी अभियान, ये अलग की बात है इतिहास में किसको ऊपर जगह मिली, किसको ख्याति मिली, ये संयोग भी होता है कई बार। हाँ, ये भी बात सही है कि भगत सिंह संपूर्ण क्रांतिकारी आंदोलन का जो 70 साल लंबा क्रांतिकारी आंदोलन 1857 में मान लिया जाए तो 1928 तक से 30-31 तक वो सबसे बड़ा प्रवक्ता के रूप में सामने आया। लेकिन 70 साल लंबा क्रांतिकारी संग्राम धीरे धीरे विकसित हो गया, एक भगत सिंह पैदा कर पाया। भगत सिंह को वहां व्यक्ति के रूप में मत देखिए, एक वैचारिक विकास पार्टी का देखिए, वो अलग की बात, उसका प्रवक्ता कौन बना। लेकिन केवल भगत सिंह को अकेले कर देना, ये क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास और उसकी वैचारिकता के साथ बहुत बड़ा नुकसान होगा। पूरी पार्टी का जो योगदान था, भगत सिंह सुखदेव की एक जगह लताड़ते हुए लगभग कहता है कि तुम्हें क्या समझते हो, मैंने और तुमने क्रांति कर ली, ये समय और परिस्थितियों की उपस्थिति, हम और तुम ना होते हुए दूसरा होता। तो इस नाते केवल भगत सिंह को हीरो बना के पेश करना, भाई कौन सा ऐसा अभियान था जिसके पीछे अकेले भगत सिंह थे। जयदेव कपूर यद्यप एक बात कहा करते थे मुझसे, सुधीर, भगत सिंह से पहले बड़े बड़े विचारवान क्रांति लोग हुए हैं समाज में। विचार क्रांतिकारी आंदोलन की उनका कथन है, कई बार बहुत आगे नहीं ले जाता है। यदि वो विचार तब तो जरूरी है, उसके बिना भी आपकी क्रांति निष्फल है या उद्देश्यहीन है। एक एक्शन कई बार क्रांतिकारी आंदोलन को इतना आगे ले जाता है, और इससे बम फेंकने से पहले भगत सिंह ने जो पर्चा फेंका उसमें इस बात को स्वीकार भी किया, किसी और के मार्फत भले ही कहा उन्होंने। जयदेव जी कहा करते थे कि भगत सिंह ने जिस समय एक सैंडर्स को मारा, उस सैंडर्स के मारने के बाद भगत सिंह भी कैसे युवा हृदय सम्राट बन गया और कैसे संपूर्ण क्रांतिकारी आंदोलन कितना आगे पहुंच गया, और इसी तरीके से बम फेंकने के बाद। लेकिन हम अपनी पहली बारी बात पे आना चाहेंगे, वो ये कि सैंडर्स को मारना पार्टी ने तय किया था, अकेले भगत सिंह ने तय किया नहीं था, और वहां एक एक व्यक्ति का एक्शन भी निर्धारित हुआ करता था कि कौन पहली गोली चलाएगा, कौन दूसरी चलाएगा, कौन किस मोर्चे पर रहेगा। सैंडर्स वध जो है वो चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में हुआ था, आप सब जानते हैं।
लेकिन नाम भगत सिंह का था। चंद्रशेखर आजाद उन सारे लोगों की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा मोर्चा जो था वो आजाद ही संभाले हुए थे। और आजाद अगर उस दिन वो मोर्चा ना संभाले होते, कोई दूसरा व्यक्ति भी होता, क्योंकि वैसी निशानेबाजी किसी और की थी नहीं, तो हो सकता है कि राजगुरु और भगत सिंह में कोई एक पकड़ा जाता या मारा जाता। तो ये पूरी पार्टी का अभियान था। हम केवल ये कि उसका श्रेय एक भगत सिंह को देने, यानी हीरोइज्म को हम स्थापित कर रहे हैं। इसी तरीके से मान लीजिए 8 अप्रैल 1931 को 1929 की जो घटना है जिसमें केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया, पार्टी का फैसला था। यहां तक कि पार्टी भगत सिंह को नहीं भेज रही थी, लेकिन हुआ ये कि जयदेव दास सुनाया करते थे कि पार्टी ने तय किया था कि मुझे भेजना। स्टेटमेंट तैयार किया जा सकता था कि गिरफ्तारी के बाद क्या स्टेटमेंट दिया जाएगा। जयदेव भी ने स्टेटमेंट रट लिया था। वो उतने वैसे बुद्धिजीवी नहीं थे जैसे भगत सिंह थे। भगत सिंह जैसे पार्टी के प्रवक्ता और बहुत बौद्धिक नेता को पार्टी खोना नहीं चाहती थी, तो इसलिए उनको पीछे रखा गया था। लेकिन संयोग से उसी समय सब तैयारी चल रही थी आजाद की देखरेख नेतृत्व में, तो सुखदेव जो भगत सिंह का सबसे चहेता मित्र था वो दिल्ली आ गया। वो उसने सवाल कर दिया, तो उसने कहा तुम क्यों नहीं फेंकने जा रहे बम? पार्टी का जो उद्देश्य है या जो बातें बाहर रखनी है, बम क्यों फेंका गया, क्यों गिरफ्तारी दी गई? ये मजदूर विरोधी बिल आ रहे हैं, इनके विपक्ष में हमें क्या कहना है, ये तुम ज्यादा बेहतर ढंग से कह सकते हो, और बाद में अदालत को मंच के रूप में इस्तेमाल करना है। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे बारे में भाई परमान ने फैसला जज लिखे, जैसा भाई परमान जो बाद में हिंदू महासभा नेता हो गए थे, कि ये व्यक्ति क्रांतिकारी आंदोलन का मस्तिष्क है, भाई परमानंद जज ने लिखा, लेकिन ये इतना कायर और डरपोक है कि अपने जूनियर को फायरिंग लाइन में आगे भेज देता है, खुद पीछे बना रहता है। ये बात भगत सिंह को चुभ गई और उसने जिद पकड़ ली, अब तो बम फेंकने हम ही जाएंगे। उसकी जिद पे पार्टी को अनुमति देनी पड़ी, तब भगत सिंह फेंकने गए वहां बम। भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त गए हैं, लेकिन हम कई बार असेंबली बम केस का जिक्र करते हुए बटुकेश्वर दत्त सबको भूल जाते हैं। तो हमें पूरी पार्टी को सामने रखना चाहिए। भगत सिंह के कितने साथियों को, हमारा एक सवाल है, थोड़ा तीखा सवाल हो सकता है उन हमारे मित्रों को जो भगत सिंह के दस्तावेज संपादित करके अपने नामों से बेच रहे हैं, विभिन्न नामों से, उनमें उनका अपना कुछ नहीं है। उनसे हमारा एक सवाल है, आप भगत सिंह के इतने चाहते हैं या भगत सिंह को इतना चाहने वाले हैं, भगत सिंह आपको इतने प्रिय हैं, कल तक भगत सिंह के जो साथी कल तक जीवित थे वो कहाँ थे, किन स्थितियों में थे, किन कष्टों में मरे, किन अभावों में मरे, किसी को नहीं पता। डॉक्टर गया प्रसाद के पैर कैसे सूजन आ गई थी उनमें। शिव वर्मा की एक आंख की रोशनी तो अंडमान में चली गई, दूसरी आंख की रोशनी वो हो गई थी। जयदेव कपूर ने हरदोई से एक पर्चा भेज के मुझे ड्राइवर के हाथ से बुलवाया, वही आखिरी मुलाकात थी उनसे। जयदेव कपूर जैसा सीना छाती मैंने बहुत कम लोगों की देखी। लोगों का यूं चौड़ा होता है, लेकिन उन्होंने यूं भी उभरा हुआ था। जब वो खड़े होते थे स्टेज पे बोलते समय, कहीं किसी जगह खड़े हैं, तो उनका कुर्ता यूं टंगा होता था। वैसा उभरा सीना मैंने दूसरे व्यक्ति थे जयदेव जी इनका देखा। जब हम पहुंचे उन्हें देखने, तो दूसरे लड़के के यहाँ थे, दूसरे मकान जिसमें कभी नहीं गए, मुझे किसी ने पहुंचाया। सीना पिचक के आधा हो गया था। यहाँ तक की गनीमत थी, एक अंत आता है आदमी का, अशक्त होता है, बीमार होता है, बैठे उनके पास, हाथ पकड़ लिया। दादा मुझसे बोले, मैं कहती हूँ मेरा मन काम जाता है, सुधीर 3 दिन से खाना नहीं मिला। क्या हमारी किसी की जिम्मेदारी नहीं थी कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इनके साथी कहाँ हैं, किन स्थितियों में हैं? आजाद के साथी भवानी सिंह रावत, जिनसे आजाद ये कहेंगे लौट के आ रहे हैं, अभी चाय नाश्ता करेंगे, किसी से मिलना है, फिर क्या है पियेंगे, और वो चले गए। अल्फ्रेड पार्क में इनकाउंटर हो गया। 1983 में मैंने अखबार में पढ़ा कि चंद सिंह गढ़वाली की जो संपत्ति, सरकारी संपत्ति जब्त हो गई थी, उसके बाद कुछ कर्जा सहकारी बैंक का लिया था, उसके कारण उनकी संपत्ति नीलाम होने जा रही बची हुई। हमें बड़ी चिंता हुई। हमारे भी नया नहीं था, लेकिन यह है कि शुरू में हमारा जिस तरीके का लेखन था, पता नहीं कैसे चीजें बनती चली गई। दिनमान और ब्लेड्स ने मेरी बड़ी मदद की, और चंद सिंह गढ़वाली की उस समय नीलाम होने जा रही संपत्ति को मैंने बचा लिया। उनके बेटे आनंद गढ़वाली पत्र आया, आदरणीय चाचा जी,
आपने हमारे लिए इतना किया। लंबा पत्र है, छपा भी हमारा। उसके बाद फिर, अब तो आनंद गढ़वाली भी नहीं है, उसके बाद फिर पता लगा कि कौड़िया रेंज में, जो बिजनौर के आसपास, जब उत्तर प्रदेश एक था, हो सकता है हिम्मती नंदन बहुगुणा का वो समय रहा हो, तब चंद सिंह गढ़वाली के लिए कुछ वहां संपत्ति, जमीन लीज पे दे दी गई थी 90 साल के लिए। लेकिन जब मायावती जी का शासन आया तो उन्होंने ये कह के उसको वापस ले लिया कि चंद सिंह गढ़वाली तो उत्तर प्रदेश के नहीं, उत्तराखंड के निवासी थे। कितना दुखद हुआ। हमें याद है, इतना ही प्रयास कर पाए कि जिस समय मुख्यमंत्री तब उत्तराखंड के थे, जो लेखक भी थे, क्या नाम था, पोखरियाल, वो यहाँ आए थे उत्तरायणी मेला का उद्घाटन करने। तो एक कम्युनिस्ट पार्टी के बेलवाल जो जीवित थे, तो हमने कहा कि हम इतना चाहिए, चूंकि वो पहाड़ी थे, पहाड़ियों का मेला था, वो भी उसमें कमेटी में रहे, तो हमने सिर्फ इतना चाहते हैं कि हम मुख्यमंत्री उत्तराखंड के ज्ञापन देना चाहते हैं। तो उनका आ जाइए, वो ज्ञापन उनको दिया, वो ले गए ज्ञापन, वो बातचीत नहीं हो पाई, जब ज्ञापन लिया भीड़ भाड़ में, बस एक सरकारी पत्र हमारे पास आया कि आपका जो दिया गया ज्ञापन है वो संबंधित विभाग को उचित कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। तो ये बहुत ही कष्ट उठाए क्रांतिकारियों ने, बहुत अभाव में रहे, हमने कोई जिम्मेदारी नहीं समझी। एक प्रसंग का जिक्र और करना चाहेंगे कि बटुकेश्वर दत्त जैसा क्रांतिकारी, भगत सिंह ने कहा था जिस समय आखिरी मुलाकात जयदेव दास सुनाया करते थे कि जिस समय इन लोगों को फांसी की सजाएं सुना दी गई थी, बाकी सजाएं सुना दी गई थी, लाहौर की जेल में काल कोठरी में लोग बंद कर दिए गए, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह। सामने जो कोठरियां थी उसमें वो कैदी बंद कर दिए गए जिन्हें काला पानी या दूसरी सजा दी गई थी। एक रात को अचानक आके किसी ने कहा उन कैदियों से, उन क्रांतिकारियों से जिनको लंबी लंबी सजाएं दी गई कैद की, कि उठो और तैयार हो जाओ। तो जेल में तैयार होने का भी क्या मतलब था? समझ गए कि वो लोग हमें कहीं जाना है। उठे तो बाहर जब निकल के आए तो उनको बेड़ियां पहनाई जाने लगी। मोहम्मद अकबर जेलर था, अनुशासन के मामले में इतना सख्त था कि किसी की कुछ कहने की उसके सामने हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन वो क्षण ऐसा था कि जयदेव दाने ने कहा कि मैंने सोचा कि इस समय अगर चूक जाते हैं कुछ कहने से, ये सोच के कि मानेगा नहीं, ना माने लेकिन कहना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे जीवन मरण के 3 साथी काल कोठरी में सामने बंद हैं, अब इनसे जीवन दोबारा मुलाकात नहीं हो पाएगी, एक बार उनसे मिलने का अनुमति दे दी थी। तो जयदेव दा बहुत भावुक होकर कहते थे कि पता नहीं कैसे मोहम्मद अकबर उस दिन पसीज गया। तो उसने कहा जाओ मिलो। वो लोग हम लोग अपनी बेड़ियां खनकती जा रही थी, उनके पास पहुंच गए। तो राजगुरु सुखदेव जो थे वो अपनी अपनी कोठरी में सो रहे थे, सीख से दिखाई दे रहा है। लेकिन भगत सिंह आधी रात की रोशनी में, बाहर से जो रोशनी आ रही थी, आधी रात का वक्त था, उसमें कोई किताब पढ़ रहा था। एकदम चौकन्ना हुआ, तुम लोग यहाँ कैसे? तो लोग सरदार कहते थे उसे। सरदार ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन अब कहीं दूर जाना है, इसके बाद कभी मुलाकात नहीं हो पाएगी। थोड़ी देर सन्नाटा रहा तो किसी ने सवाल कर दिया कि सरदार ये बताओ तुम इस समय कैसा महसूस कर रहे हो? तो उसने एक स्वाभाविक ठहाका लगाया, कह रहे इस पे तो पहले भी कई बार बात हुई, हम तो कुछ ही दिनों में फांसी चढ़ जाएंगे, लेकिन तुम लोगों के सामने बहुत लंबी जिंदगी है और इतनी कठिन जिंदगी है कि तुम्हें एक एक पल मौत की तरफ यातनाएं, उत्पीड़न, जेल की तरफ सहते हुए मृत्यु की तरफ बढ़ना है। हमें उम्मीद है कि तुम हारोगे नहीं, थकोगे नहीं और पस्त नहीं होगे। एक और सवाल उन्होंने किया कि ऐसा महसूस होता? तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो इस समय जेल के भीतर काल कोठरी में जब बाहर से चार दीवारी लांघ के या दीवारें लांघ के आवाज आती है इनकलाब जिंदाबाद, तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी की कीमत मुझे मिल गई। और फिर अपने से, जैसे उसने कहा था, जिसे स्वागत कथन कह सकते हैं, नाटक में जो होता है कई बार बोलता है पात्र, जैसे अपने से भी उसने कहा हो कि और 23.5 साल की छोटी जिंदगी, इससे ज्यादा कीमत हो भी क्या सकती है। कितना संतुष्ट था वो, कितना परिपूर्ण था। और अपने चिंतन में इस मुकाम पर पहुंचने के बाद वो भगत सिंह की विशेषता थी। उसे शहीद आजम अगर कहा जाता है तो लोग नहीं जानते, कह तो सब लोग देते हैं। तो मुझे लगता है कि वही व्यक्ति राजनीति
में संपूर्ण हो सकता है, जो साहित्य और संस्कृति में भी उसका उतना ही दखल हो जितना राजनीति में। पहले ये चीजें थी, चाहे गांधी को लीजिए, चाहे लोहिया को लीजिए, जयप्रकाश नारायण को लीजिए, संपूर्णानंद को लीजिए, ये सब जितने राजनीति के हिस्सेदार थे उतने ही उनका दखल, रामवृक्ष बेनीपुरी को ले लीजिए, साहित्य और संस्कृत में भी उनकी उतनी थी। आज जो अंतर संबंध टूटा है राजनीति, साहित्य और राजनीति और संस्कृत का, भगत सिंह इसीलिए बड़ा योद्धा है कि वो राजनेता था, आज के अर्थ में नहीं राजनेता था, उस अर्थ में जो क्रांतिकारी नेता था, भारत का बड़ा क्रांतिकारी साबित हुआ, अपने समय का बड़ा क्रांतिकारी नहीं, पूरे क्रांतिकारी आंदोलन का बड़ा साबित हुआ। लेकिन उसका उतना ही दखल संस्कृत के क्षेत्र में भी था और साहित्य के क्षेत्र में। जैसे पास को जो बड़ा योद्धा बना था, बड़ा कवि था, लेकिन पास को उतनी ही रुचि और उतनी ही समझ, वैज्ञानिक समझ राजनीति की भी थी। कोई विषय ऐसा नहीं था जिसपे भगत सिंह ने कलम न चलाई हुई, लिखा है बोला ना हो, चाहे धर्म का सवाल हो, सांप्रदायिकता का सवाल हो, अछूत का सवाल हो। यहाँ तक कि हैरत होती है, जब वो स्टूडेंट था, छात्र था, तो पंजाब की भाषा और लिपि की समस्या पर उसने लेख लिखा, जिसे एक दूसरा पुरस्कार उसने मिला था। उस आलेख को सामने रखकर गिरिराज किशोर ने लिखा, भगत सिंह की भी सुने, और गिरिराज जी ने लिखा कि बड़े से बड़ा साहित्यकार और चिंतक भाषा के सवाल पर अपने समय में आज भी उस हद तक संबोधित नहीं होता जैसे भगत सिंह अपने समय में संबोधित हुए थे। और आज भी भाषा का पर लिखा गया वो लेख, उसका भाषा और लिपि की समस्या, आज भी लाइन ऑफ एक्शन है भाषा के सवाल पर। तो ये भगत सिंह को बड़ा योद्धा। सर, आपने फिलहाल पत्रिका में एक लेख लिखा था कि भगत सिंह को देवता ना बनाएं, और उसमें आपने ये सारी बातें लिखी कि भगत सिंह का एक राष्ट्रवादी युवक का रूप दिखाया जा रहा है। उनके ही परिवार के एक लोगों ने कहा कि वो नास्तिक नहीं थे, वो आस्तिक थे, और उसके कुछ प्रमाण भी उन्होंने दिए अपने हिसाब से। और यहाँ तक कि विश्व हिंदू परिषद जैसी संस्थाएं तक अपने प्रचार सामग्री पर उनका फोटो लगाती हैं। तो बहुत नहीं लगाती थी, अच्छा तो इस तरह बहुत से आवरणों में उनको ढकने की कोशिश की जा रही है, और उसमें उनकी जो असली छवि है वो कहीं धूमिल सी हो गई दिखती है। तो इसके पीछे आपको क्या लगता है कि ये किस तरह के षड्यंत्र हैं, ये ऐसी उनकी छवि बिगाड़ने के? दरअसल ये षड्यंत्र है भगत सिंह की क्रांतिकारिता को छुपाने और नष्ट करने के, दबाने के, पीछे ले जाने कि भगत सिंह को भी, जैसे हम पहले एक अलग बात कह दें, आपकी बात अलग, कि भगत सिंह की जन्म शताब्दी आते आते उसके सिर पे पगड़ी रख दी गई। तो पगड़ी रखने का सिर्फ मकसद ये है कि जिस व्यक्ति ने अपनी क्रांतिकारी चेतना और चिंतन और कर्म में कोई फर्क न रह जाए, धर्मनिरपेक्ष होने और देखने के लिए उसने केश कटवा दिए, सीखी के एक निशान अपने से मिटा दिया, उसको फिर से सिख बनाओ, ताकि उसकी जो नास्तिक चिंतन है या वास्तविक धर्मनिरपेक्ष चिंतन है वो पीछे रह जाए। और एक बहादुर के रूप में इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया, फांसी हंसते हंसते चढ़ गए, इस रूप में उनको पेश कर दिया जाए। गलती हमसे भी हो रही है, गलती हमसे ही हो रही कि अगर पगड़ी शताब्दी वर्ष आते आते खासतौर से पंजाब में पहनाएगी, फिर सब जगह पहनाई जाने लगी, तो उस पगड़ी का हमने विरोध नहीं किया। उद्भावना पत्रिका तो हम नहीं कह सकते कि वो किसी दक्षिणपंथी खेमे की पत्रिका है, हमारे खेमे की पत्रिका है, वामपंथी खेमे की या प्रगतिशील पत्रिका है। उसके ऊपर जो एक तस्वीर छपी थी भगत सिंह की, वो पगड़ी वाली तस्वीर थी। उस पगड़ी वाली तस्वीर का रंग लाल कर दिया था। भाई हमें कौन सा अधिकार है लाल रंग करने का? अगर लाल रंग कर दिया गया, कुछ लोग उससे फिर पीला कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की पार्टी उसे पीला कर रही है, तो फिर इसमें हम कैसे आपत्ति कर सकते हैं? कोई फिर उसे नीला भी कर सकता है। भगत सिंह को पगड़ी ही नहीं पहनाई जानी चाहिए। और हमारा ये दावा है, मैंने पंजाब में भी जहाँ पगड़ीधारी लोग 300-400 बैठे थे 2 सभाओं में, एक सभा बठिंडा में हुई थी और एक याद आ रहा मुझे तलवंडी साबो में हुई थी, काफी बड़ी उपस्थिति थी। उसके बीच मैंने एक बात कही थी, वो अचानक मेरे मुंह से निकल गई, जो बाद में मुझे अपनी बात कई बार अपना कहा हुआ अच्छा नहीं लगता, कई बार अपना कहा अच्छा लगने लगता, कि मैंने कहा बहुत मतलब मजबूती से हमने बात कही वहां, और जोर से भी कही कि आप कितना भी प्रयास कर लें, पंजाब का वो 23.5 साल का क्रांतिकारी नौजवान, उसका सिर इतना बड़ा हो गया है कि अब उस पर किसी धर्म की पगड़ी फिट नहीं हो सकती। अब जहां तक उनके एक परिवार के यादवेंद्र सिंह संधू, उन्होंने साबित करने का प्रयास किया, कई जगह कहा कि
भगत सिंह, जैसे कि आपने बताया नहीं, भगत सिंह नास्तिक नहीं थे। और ये तो आदत तब उन्होंने कही है जब वो भाजपा उनको लिए घूम रही थी बबुआ की तरह। भगत सिंह की डायरी में कुछ शेर भी कहीं नोट है, किसी के हैं, उनकी जो डायरी है अपनी जेल में, वो तो बहुत सा अध्ययन कर लेते थे, उद्धरण नोट कर लेते थे, वो डायरी प्रकाशित हो गई। एक शेर में परवरदिगार शब्द आया। तो कई बार होता है कि हमें कुछ बहुत सारे शेर अपने नास्तिक होते हुए अच्छे लगने लगते हैं। उस परवरदिगार से वो साबित करने का प्रयास कर रहे हैं एक शब्द जो शेर में जो उनका अपना नहीं है कि वो नास्तिक नहीं थे, जबकि उसको क्यों पीछे कर देते हैं बिल्कुल अंतिम समय में भगत सिंह ने। और ये आलेख उन्होंने तब लिखा है जेल के भीतर जब एक सिख जेल वार्डर ने ये सोचा कि एक सरदार नौजवान लड़का 23-24 साल का है मान लीजिए, ये किसी रास्ते से भटक गया है, इसको उस पर कुछ लाइन पिलाया जाए। तो उसने भगत सिंह से कहा वहां कि अब तक तुमने जो भी किया है लेकिन अब तुम्हारा अंतिम समय है, तुम गुरु ग्रंथ साहब का पाठ कर लो और बाहे गुरु का नाम ले लो। तब उसके दिमाग में आया कि अरे एक सवाल तो बचे ही रह जाता है, इतना सारा कुछ लिखा, यहाँ तक इतना ऐसा तक लिख गया है। ये उसने तुलनात्मक लेख लिखा है जिसमें नेहरू और सुभाष की तुलना की है उसने, जिसमें नेहरू को उसने प्रोग्रेसिव बताया, चेतना संपन्न बताया, और सुभाष को भावुक क्रांतिकारी कहा, नेहरू को ज्यादा महत्व दिया। तो उस समय जो सिख जेल वार्डर ने इससे कहा भगत सिंह, तब उसके दिमाग में आया कि ये पक्ष तो रह ही गया। तब उसने लिखा कि मैं नास्तिक क्यों हूं। आप उसके पर्चे को पढ़ के जरूरी नहीं कि नास्तिक बन जाए, लेकिन उसके तर्कों को नहीं काटा जा सकता, ये मेरा दावा है। और उसे पढ़ा भी जाना चाहिए भाई, भिन्न विचारधारा का अगर है तो उसको भी पढ़ा जाना चाहिए। तो जब उसका अंतिम पर्चा, अंतिम आलेख सामने कि मैं नास्तिक क्यों हूं, वो डंके की चोट कह रहा है मैं नास्तिक हूं, वो ईश्वर मुर्दाबाद का नारा भी लगा रहा है, वो सर्वशक्तिमान की सत्ता, जो काल्पनिक सत्ता कह लीजिए, जो भी सत्ता है, उसके खिलाफ खड़ा हो रहा है। तो यादवेंद्र सिंधु को कहने का कौन सा हक बनता है कि वो नहीं नास्तिक नहीं थे। तो इसके पीछे पूरी एक साजिश है, और साजिश धीरे धीरे कामयाब होती होती यहां तक पहुंच गई कि हम आसनसोल गए थे ऐसे किसी कार्यक्रम में। तो जब वापसी में स्टेशन जाने के लिए तो दूसरे रास्ते से एक चौराहे पे एक प्रतिमा लगी हुई थी भगत सिंह की, हमने गाड़ी वहां रुकवा ली, उसको देखा तो भगत सिंह की आदमकद प्रतिमा, और उसके सिर पे केवल पगड़ी नहीं थी बल्कि निहंग सिखों के सारे निशान उस पर शोभित कर दिए गए। मतलब उस क्रांतिकारी का संपूर्ण क्रांतिकारी तो नष्ट कर। उसकी पगड़ी वाली तस्वीर आई कहां से? भगत सिंह की केवल 4 तस्वीरें हैं। एक 10 साल का युवक है, नीचे से कुछ नहीं निकली है, कुर्सी हत्थेदार कुर्सी पर बैठा कुर्सी पे, तो उसके सिर पे पगड़ी बंधी हुई। दूसरी तस्वीर उसकी है, दशहरा बम केस में गिरफ्तार हुआ तो उसके सिर पे हल्का सा ऐसे बाल बंधे हुए हैं, और एक चारपाई पे बैठा हुआ। मान लेते हैं लोग जेल की अंतिम तस्वीर है, जेल में चारपाई होती नहीं, वो लाहौर के किले की तस्वीर है। और अगर पूरी तस्वीर देखी जाए तो उधर पन्नू, पूरा नाम क्या है उनका, DYSP से बैठे हुए हैं, वो उससे बात कर रहे हैं, हत्थेदारी की कुर्सी बैठे, पूरी तस्वीर है। तो भगत सिंह वो बैठा हुआ है, और उसमें 40 साल की जमानत पे छूटा था, वो गिरफ्तार कर लिया गया था। तो वो तस्वीर है जिसमें ऐसे बने हुए हैं। तीसरी तस्वीर उसकी है वो जब वो नेशनल कॉलेज के छात्र था, तो दूसरी पंक्ति में पीछे खड़ा हुआ है जिसके सिर पे पगड़ी है, और पगड़ी इस ढंग की है जो उसमें पीछे वो साफा जैसा लटका होता है, वो नाटक की टीम है। और चौथी तस्वीर उसने खुद खिंचवाई थी, बाल कटवाने के बाद खुद दिल्ली में खिंचवाई थी अलग अलग। तो जिसने खुद तस्वीर खिंचवाई वो वही जारी की गई, जिसको खुद ही मान्यता देता है। तो उस तस्वीर को जो वहां से नाटक की टीम से निकाल के और उसका साफा पीछे हटा के और मूछें और दाढ़ी हल्की हल्की करके क्यों बनाया जा रहा है उसको? अब कोई कहे आप इतनी खरी बात कह रहे हैं, पंजाब तक आपने बात कही। हमारी एक किताब पे राजकमल प्रकाशन ने उसका दूसरा संस्करण बगैर मेरी अनुमति जानकारी के निकाल दिया। एक जगह बिक रहा था, देखा हमने तो हमने उसे खरीदना पड़ा हमें। भगत सिंह की पगड़ी वाली तस्वीर, इस पर इतना विवाद हुआ, मैंने उनको पत्र लिखे, विरोध हुआ, बहुत ज्यादा लड़ाई हुई। जो व्यक्ति जिसने मेरी 7-8 किताबें छापी हों, और सब ऐसी हैं जो बहुत बिकने वाली किताबें हैं, क्या मेरे कहने से मेरी आपत्ति पे पहली बात उन्हें समझ में नहीं आया कि इससे क्या फर्क पड़ता है। जब उन्होंने समझाया तो अगर एक कवर को हटा देते इतना नुकसान उठा लेते, 2-3-4 हज़ार का नुकसान होता, 5,000 को होता, हमारी रॉयल्टी से काट लेते, लेकिन पूरा एडिशन बेच लिया जितना छापा था। अब तीसरा आया है, वो भी बगैर पूछे निकालिए,
तो उन्होंने एक कॉपी मुझे भेजी जिसपे कहा कि अब तस्वीर हट वाली है, ठीक है। तो ये जो बार बार भगत सिंह को इस रूप में पेश किया जा रहा है, ये उस संपूर्ण क्रांति है, भगत सिंह के भी अहित में, उसके विरोध में है। और भगत सिंह को चाहने वालों को हर व्यक्ति इसका विरोध करना चाहिए। भगत सिंह को लेकर के विपिन चंद्रा साहब ने उनको मेकिंग रिवोल्यूशनरी कहा है, मतलब उनको क्रांतिकारी बनने की पूरी प्रक्रिया में बताया है कि अभी पूरी तरीके से क्रांतिकारी नहीं है। और उसको लेकर काफी उनकी बातें आती हैं कि मुकम्मल क्रांतिकारी का जो रूप है वो भगत सिंह में देखने को नहीं मिलता, क्योंकि बहुत सारी मान्यताएं धीरे धीरे बदल रही हैं। खासतौर से गांधी को लेकर के जो चिट्ठियां उनकी मिलती हैं, जो अंत में कहते हैं वो गांधीवाद के पक्ष में जाते हैं, नौजवानों को जो संदेश देते हैं चिट्ठी में, अगर आपकी नजर से पढ़ा जाए तो क्या मूल्यांकन बनेगा? नहीं, पहली बात तो नौजवानों को संदेश देना कोई ऐसा तो नहीं गांधीवाद गांधी की ही बकौती हो, अहिंसा की बात करते हैं। नहीं, कोई नहीं, भगत सिंह कहीं हिंसक नहीं है। जो इतिहास का ऐसा बंटवारा कर देते हैं, सीमा रेखा खींच देते हैं कि भगत सिंह हिंसक थे और गांधी अहिंसक थे। संपूर्ण क्रांतिकारी आंदोलन को अगर हम एक शब्द का इस्तेमाल करें, इसलिए भी करना चाहेंगे, कई बार उस शब्द को लेके लोग बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, नासमझी भी दिखाने लगते हैं, अरे आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल क्यों कर दिया, या उस क्रांतिकारी को आतंकवादी उस किताब में लिखा गया, उसका विरोध होना चाहिए, प्रतियां जलाई जानी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। आतंक के साथ अगर वाद शब्द जुड़ा है तो उसका एक पक्ष है। और मनमथन गुप्त की भी किताब थी, भारतीय आतंकवादी आंदोलन का इतिहास। एक लेखक की किताब थी, मुझे याद नहीं आ रहा, वो भी भारतीय आतंकवादी आंदोलन का इतिहास था। ऐसी किताबें पहले लिखी गई। शब्द धीरे धीरे रूढ़ हो जाते हैं। ये आतंकवाद शब्द जब खालिस्तानी आंदोलन हुआ उसके बाद ज्यादा रूढ़ हुआ पहले भी था, लेकिन जब उसके साथ बाद शब्द जुड़ा है तो क्या हम उन किताबों को जो मनमथ खान ने लिखी और जो उसमें पहले लिखी का उनको निष्कासित कर देंगे या जला देंगे? ऐसा नहीं है। भगत सिंह ने उस क्रांतिकारी आंदोलन को, जो किन्हीं अर्थों में छापामार लड़ाई थी, जिसकी वैचारिक पक्षधरता उस हद तक स्पष्ट नहीं थी जो भगत सिंह के समय में आई, यानी पूरे एक आतंकवादी धारा से निकाल के जिस तरह भगत सिंह ने मोड़ा है, सही शब्द मुझे याद नहीं आ रहा, आलोक धनबा की कविता है और उसमें हमें याद नहीं रहती कविताएं, कि भगत सिंह सब जब फांसी चढ़े, उसका आशय यह है, भगत सिंह जब फांसी चढ़े तो उनका सबसे बड़ा सरोकार अहिंसा था। आलोक धनबा कविता में पंक्ति है। अब देखिए, सैंडर्स को मारने की योजना क्रांतिकारी आंदोलन ने तय की। भगत सिंह राजगुरु को आगे किया, आजाद, विजय कुमार सिन्हा, भगवान दास माहौर, और जयगोपाल जो मुखर हुआ वो पीछे रहा, साइकिल खराब होने का बहाना करके वो संकेत करेगा। भगत सिंह ने जीवन केवल एक गोली चलाई और उसकी मजबूरी भी क्रांतिकारी आंदोलन के द्वारा वो गोली चलाई गई थी, केवल एक व्यक्ति द्वारा नहीं, कि वो पूरा पार्टी का फैसला था। वो जो उस दिन नोटिस चिपकाया गया है, उसके बाद उसकी भाषा पढ़ लीजिए कि एक व्यक्ति की हत्या का हमें खेद है, ये बहुत व्यवस्था बस की गई है, मनुष्य का रक्त बहाने के लिए अपनी इस व्यवस्था पर हम दुखी हैं, लेकिन हमने लाला लाजपत राय की हत्या का बदला ले लिया है और ये दिखा दिया है कि भारतीय नौजवानों को खून ठंडा नहीं हो गया। उसके बाद जो भगत सिंह ने बम फेंका है और बटुकेश्वर दत्त ने, कमजोर बम बनाए गए और ऐसी जगह फेंके गए खाली कुर्सियों पर, बेंच में पीछे, ताकि बड़ा धड़ाका तो हो। और उसका शीर्ष एक पंक्ति भी थी उसके ऊपर, हेडलाइन, कि बहरों को कान खोलने के लिए बड़े धड़ाके की जरूरत होती है। तो कहां हिंसा थी? संपूर्ण क्रांतिकारी आंदोलन को उस हिंसक अगर कह भी लिया जाए उससे पहले, तो उस धारा से निकाल के, यद्यपि वो वैचारिकी बिस्मिल और अशफाक के समय में शुरू हो गई थी, लेकिन बहुत उभर के भगत सिंह के समय में आई। तो भगत सिंह क्रांतिकारी आंदोलन को कहां ले गए? एक विचार की पूंजी सौंपी उसने। तो इसलिए पहली बात तो यह है कि भगत सिंह को हिंसक कहना और गांधी को अहिंसक कहना, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे लगता है दुनिया में किसी भी मुल्क की आजादी का इतिहास इस तरीके से खानों में बांट के नहीं देखा गया कि ये अहिंसक आंदोलन हिंसक आंदोलन है। हिंसक और अहिंसक, अगर इन दो शब्दों में गौर करें, अगर गांधी को हम अहिंसक मानते हैं, जिस व्यक्ति ने 1921 में चौरी चौरा में जो हिंसा हो गई थी उसके बहाने आंदोलन को वापस ले लिया, तो गांधी को वो हिंसा भी दिखाई देनी चाहिए थी जो बदले में तो दिखाई दी, थाने को घेर के उत्तेजनापूर्ण भीड़ ने लगा दी, लेकिन उससे पहले जो
आंदोलनकारियों पर जो उत्पीड़न हो रहा था वो हिंसा गांधी को नहीं दिखाई दी। अब दूसरा सवाल, गांधी ने वो आंदोलन वापस ले लिया, लेकिन 1921 के गांधी और 42 के गांधी में फर्क करना पड़ेगा हमें। 42 में गांधी क्या कहते हैं? पहली बात तो यह है कि 42 का आंदोलन का इतिहास अगर देखें तो गांधी जैसा आंदोलन चलाना चाहते थे अपनी शर्तों में, गांधी ने हमेशा किया। वो आंदोलन वैसा रह नहीं गया था, बड़े बड़े नेता तो जेल में बंद हो गए। तो जो क्रांतिकारी शक्तियां जगह जगह थी स्थानीय स्तर पर, उन क्रांतिकारी शक्तियों ने उस आंदोलन को अपने हाथ में ले लिया और अपने ढंग से संचालित किया। थाने में आग लगाई, पोस्ट ऑफिस जलाए, टेलीफोन के तार काटे, ये सब क्या अहिंसा थी? और गांधी ने खुद जो नारा दिया है या कांग्रेस नारा दिया है, उसमें अगर कोई अहिंसा की तलाश करे तो हमें तो नहीं मिल पाती। करो या मरो, डू और डाई। विष्णु प्रभाकर एक बात कहते थे, हम नहीं कहते वो बात कहां से लाए होंगे, क्यों तो गांधीवादी लेखक का चस्पा थी, लेवल उन पे। कहा था गांधी से एक बार लड़कियों ने पूछा, ये विष्णु प्रभाकर के माध्यम बता रहे हैं, हमने शाहजहांपुर में व्याख्यान देने के लिए बुलाया था गांधीवाद की प्रासंगिकता पे। तो लड़कियों ने सवाल किया कि लड़के हमें छेड़, आप अहिंसा की बात करते हैं, लड़के हमें छेड़ते हैं तो हम क्या करें? तो गांधी ने कहा कि तुम्हारे पास अगर छुरी है, छुरी मारो, कटार है तो कटार मारो, तुम्हें प्रतिरोध करना है। हमने कहीं पढ़ी नहीं बात, विष्णु प्रभाकर ने अपने व्याख्यान में कही, तो जो फिर व्याख्यान छपा भी पूरा। तो मुझे लगता है कि गांधी अपने ढंग से प्रतिरोध करते थे, और वो ये जरूर था कि आंदोलन को, आजादी के आंदोलन को अपने ढंग से अपनी शर्तों पे संचालित करना चाहते थे। जो हमें कई बार तो ये लगता था कि ऐसा तो नहीं है ब्रिटिश साम्राज्यवाद से इनका कोई इस तरीके का वो हो। और क्रांति, अब इस लड़ाई को देखिए, अनशन को प्राय मान लिया जाता है, अपनी तरफ से हम कहने जा रहे हैं, अनशन क्या माना जाता है? वो गांधीवादियों का हथियार है। हमारा इस बात का दावा है कि गांधी सहित किसी गांधीवादी ने अनशन में जान दी हो, वो नाम मुझे बता दिया जाए। गांधी और गांधीवाद या गांधीवाद के रास्ते पे चलने वाले लोग लड़ाई को उस हद तक ले जाना ही नहीं चाहते थे जो मुकाम तक पहुंच पाए। वो अपनी जान नहीं देना चाहते। अनशन में जान देने वालों की फेहरिस्त हम बता दें, उन क्रांतिकारियों जिन्होंने अनशन में जान दी। अनशन क्रांतिकारियों का हथियार तो नहीं था। जैसे अंडमान में रम रखा, अनशन मरे। बाद को अंडमान में महावीर सिंह भगत सिंह के साथी अनशन मरे। फतेहगढ़ जेल में मणिन्द्र बनर्जी अनशन में मरे, क्रांतिकारी मणिन्द्र बनर्जी, जिन्होंने राजेंद्र लाल लाहिड़ी को फांसी लगवाने का, जिन्होंने पूरा मुहिम चलाई थी उस केस मुकदमे में। जितेंद्र बनर्जी सीआईडी का था, उस पर गोली चलाई थी, वो अनशन मरे। 63 दिन अनशन करके क्रांतिकारी यतीन्द्रनाथ दास लाहौर जेल में शहीद हुए। इसके अलावा भी जिन लोगों पर अनशन का रिकॉर्ड है, मौत नहीं हुई क्योंकि बलात्कार किया जाता था, इसलिए उनको लाइफ बढ़ जाती थी उनकी। भगत सिंह के पास जेल अनशन का रिकॉर्ड है, योगेश चटर्जी के पास अनशन का रिकॉर्ड है। हमें बताइए किस गांधी या गांधीवादी के पास अनशन का रिकॉर्ड है? तो जो मान लिया जाता है कि अनशन गांधीवादी का हथियार है, हम हिंसा नहीं करेंगे, अनशन करें। लेकिन अनशन में यतीन्द्रनाथ दास ने अनशन शुरू करने से पहले कहा था इसको ना शुरू किया जाए, तो इस ढंग का उनका एक मत था, क्योंकि बहुत तगड़ी लड़ाई है, बहुत मुश्किल लड़ाई है, एक गोली चलाने से ज्यादा बड़ी लड़ाई है। लेकिन लड़ाई में जब आगे बढ़ गए हैं तो पीछे नहीं हटना। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसा भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए, किताब होनी चाहिए कि वो क्रांतिकारी जिन्होंने अनशन में जाने दी। तो अगर हम ये देखना बंद कर दें इतिहास को, ये हिंसा और अहिंसा, कई बार अहिंसा के रास्ते पे भी चलने वालों के बीच में कई बार अपरिहार्य हो जाता है। क्रांतिकारियों ने तब हिंसा की है केवल जब उन्हें हिंसा अपरिहार्य हो गई। आप देखें पूरा संसद में बम फेंकने का पूरा अभियान हिंसक रास्ते से क्रांतिकारी आंदोलन को हटाना था और जनता तक आवाज पहुंचानी थी, और उन्हें यह भी बताना था कि हमारी लड़ाई क्या है और हम किसके लिए लड़ रहे हैं। भाई एक यहां से गौर किया जाना चाहिए कि सचिना सान्याल ने संविधान बनाया था क्रांतिकारी पार्टी का, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, क्रांतिकारी कितने प्रगतिशील थे, आगे का सोचते थे कि प्रजातंत्र की लड़ाई केवल आजादी की लड़ाई नहीं थी, बल्कि प्रजातंत्र की लड़ाई उसमें शामिल हो गई थी 1922-23 में। लेकिन भगत सिंह के समय में जो किरेसा कोटला के मैदान में मीटिंग हुई है, उसमें दल के नाम में समाजवादी शब्द जोड़ा गया, ये बताने के लिए कि हमारा और आगे का लक्ष्य क्या है। जबकि खास तौर उसमें देखने की है
लोगों को देखना चाहिए, जो इतिहास के गहरे से अध्ययन करना चाहते हैं, कि पार्टी के संविधान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया शब्द को, क्योंकि समाजवाद की लड़ाई अंतर्निहित थी उसमें पहले से, कि हम एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए संकल्परत हैं, युद्धरत हैं, जिसमें एक मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य का शोषण संभव नहीं होगा। और अपनी वैश्विक नजरिए के परिचय देते उन्होंने भी कहा था, सान्याल जी ने लिखा था, कि उसमें एक राष्ट्र के द्वारा भी दूसरे राष्ट्र का शोषण संभव नहीं होगा। तो हम नहीं समझते आज कोई कह सकता है कि हम ऐसे समाज का निर्माण चाहते हैं कि जिसमें एक मनुष्य द्वारा एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र का शोषण संभव हो। तो इस परिभाषा को कभी काटा नहीं जा सकता। मुझे लगता है कुछ गांधीवादियों ने भी जो गांधी के सिद्धांत थे उनका अनुकरण करते हुए भी जाने दी। मुझे लगता है इस बात से मैं थोड़ी असहमत हूँ कि आपने जो कहा कि किसी गांधीवादी ने अनशन करते हुए नहीं जान दी, क्योंकि अगर जैसे कई लोगों ने कि तिरंगा यात्रा जो निकाली उसमें जो, या फिर मजिस्ट्रेट के ऑफिस में तिरंगा लगाया उसमें जाने दी कुछ लोगों ने। खासतौर से अनशन की बात कर रहे हैं, जैसे मान ली तिरंगा फहरा रहे हो, गोली चली, तो वो शहादत हुई है, वो एक अलग ढंग की शहादत है। जैसे कि 1942 में फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव महाराजगंज में 9 गोली खा के शहीद, तिरंगा हाथ में था, पत्नी साथ में थी, जुलूस चल रहा था, गोलियां चली, 9 गोलियां उस व्यक्ति को लगी। देखा जाए तो क्रांतिकारी धारा का व्यक्ति नहीं था, जो आदमी जुलूस निकाल रहा है, तिरंगा हाथ में है, डमी गोली लगने पे तिरंगा गिरा है, तो उनकी पत्नी ने संभाल लिया, और जो खून की धारा फूटी है तो उन्होंने अपनी साड़ी फाड़ के उनको बांधी। तो ऐसे कई उदाहरण हैं। तिरंगा फहराती हरिद्वार के स्टेशन पर, क्या नाम था उसका, इसकी आयुर्वेदिक कॉलेज हरिद्वार का छात्र भी था वो, तो उसकी मौत हुई स्टेशन तिरंगा फहराती। ऐसी कई घटनाएं हैं। अच्छा, आंदोलन को किसी एक लाइन पे संचालित या क्रियान्वित किया भी नहीं जा सकता, वो अपने अपने ढंग से कहाँ कैसे फूट पड़ता है। लाल पद्मधर सिंह को गोली ऐसे मारी गई थी इलाहाबाद में। हाँ, ये अलग की बात है। वो 42 में राजनारायण मिश्र को फांसी, जो आरएसपी से जुड़ गए थे एचएसआर के बाद, क्यों आरएसपी से तो ये भी जुड़ गए थे, बल्कि उनका ही पूरा था, योगेश दा का, योगेश चटर्जी का, जिसमें झारखंड राय भी शामिल थे, राजनारायण मिश्र, तो वो अलग ढंग से फांसी चढ़ा। उनका पूरा अभियान ही क्रांतिकारी अभियान था। कुछ बचा हुआ था, उन क्रांतिकारियों के बारे में आप जा करके देखते हैं, जैसे बंगाल गए आप, तो बंगाल में आपने देखा ऐसे जो क्रांतिकारी हैं, उनको जो आपने देखा, जैसे उनकी गांव में क्या वो कोई पहचान बची है कि उनको कोई याद करता है इस तरह से? नहीं, पहचाने तो नहीं बची हैं। हमें लगता है कुछ नायक हमने ऐसे छांट लिए हैं उनको याद करने के अलावा। क्रांतिकारी दल में अंततः एक, भले ही HRA बन गया हो, लेकिन अंततः एक छापेमार लड़ाई थी, तो उसमें बहुत से लोगों का बड़ा योगदान था। तो बहुत सारे लोगों को हमने भुला दिया, अब उनके निशानात भी नहीं बचे हैं। हमें इस मामले में बहुत दिक्कत हुई, क्यों जाके चीज़ों को खोजने में उनकी चीज़ें नष्ट हो गई हैं, मिल नहीं रही हैं। लेकिन ये प्रयास तो करना ही पड़ेगा। जैसे भगत सिंह पे काम करने वाले लोग ये नहीं देखते हैं कि पूरी उस समय भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद के समय में HSRA ग्रुप का कितना बड़ा काम था। तो उन सारे लोगों का अभियान जो था इतिहास सामने लाया गया। वो इसलिए भी जरूरी है कि हम पार्टी को पीछे कर रहे हैं, व्यक्ति को आगे कर रहे हैं। जो क्रांति उस समय भी की थी वो पार्टी ने की थी, व्यक्तियों ने नहीं की थी। व्यक्ति तो होते ही हैं। शिव वर्मा कहा करते थे कि क्रांति के लिए जरूरी है कि जो सत्ता है, या उपनिवेशवादी सत्ता हो, तो उसका फौज पर से विश्वास उठ गया हो। एक क्रांतिकारी पार्टी ऐसी हो जो क्रांति करने के लिए तैयार और सक्षम हो, और क्रांति संपन्न हो जाने के बाद सत्ता का संचालन करने में भी सक्षम हो। तो अगर केवल व्यक्तियों को हम आगे करेंगे तो वो सत्ता का संचालन कोई एक व्यक्ति तो नहीं कर लेगा। मुझे लगता है कई मामले में नेहरू जहां जहां में असफल दिखाई देते हैं, नेहरू बड़ी वैज्ञानिक चेतना के व्यक्ति थे। किसी ने कहा था कि राजनीति, किस व्यक्ति ने कहा है कि बहुत उज्जवल हो गई, शायद शब्द ना रहा हो, नेहरू के स्पर्श से। ये सही बात है।
लेकिन कोई व्यक्ति जब संचालन करता है तो उसकी अपनी सीमाएं भी होती हैं। जैसे नेहरू धर्मनिरपेक्ष थे, धर्म से उनका कोई वास्ता नहीं था, और उन्होंने अपने समय में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का इसलिए विरोध भी किया था कि सोमनाथ मंदिर का वो करने जाएं। यहाँ तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बरेली भी आए, चुन्ना मैया के मंदिर पे उन्होंने ब्राह्मणों के चरण पखाड़े और तसला लेके पहला सीमेंट का वो सब सिर पे रखे। तो अफसोस ये होता है कि सारे क्रांतिकारी या सारी वैज्ञानिक चेतना से जुड़े लोग ये कहते रहे कि धर्म और राजनीति का पृथकीकरण होना चाहिए, राजनीति का रास्ता नहीं। लेकिन अब तो धर्म ही राजनीति की कुर्सी पर जाके बैठ गया, तो शहीदों के सपने तो सब ध्वस्त हो गए क्रांतिकारी में। दरअसल ये हार, हमें लगता है कि सबसे बड़ी हार तो हमारे देश के शहीदों क्रांतिकारी हुई है, जो मौजूदा राजनीति का जो लोगों का स्वरूप बन गया है। बहुत दुखद भी है। चीजें यही नहीं बनी रहेंगी, कुछ चीजें निकल के फिर आएंगी, लेकिन इसके लिए जिस बड़े संग्राम और समर्पण की जरूरत है उसका फिलहाल, और जिस एका की जरूरत है लोगों में। मान ली भगत सिंह पे, इससे हम कई बार सोचने लगते हैं, अभी एक नए ढंग से हम सोचने लगे कि भगत सिंह पे काम करने वाले जो भी हैं, भले वो दस्तावेजीकरण कर रहे हो, क्या इन 5-7 लोगों में कोई एक ऐसी एकता हो सकती है किसी अभियान के लिए, और जिसके लिए इतना भी खतरा हो कि जो भगत सिंह के समय में कितने, उनके समय में कितने लोग एक साथ फांसी चढ़ गए और कहीं विचलित नहीं हुए, और ये दूसरे से भी नहीं कह रहे तुमने। अशफाक ने तो सीधा सीधा विरोध किया था कि अभी ये काकोरिक एक्शन ना किया जाए। हाँ, बिस्मिल से कहा था कि हमारा अभी दल नया है, अगर ये करेंगे तो सरकार हमारे ऊपर फिर दबाव डालेगी, हम पकड़ा धकड़ी होगी और हमारा दल टूट जाएगा, अभी कुछ काम करने की जरूरत है। लेकिन जब ये तय हुआ बहुमत से कि नहीं काकोरिक एक्शन करना है, तो सबसे आगे चलने वालों में अशफाक थे। समय ऐसा आ गया है, सब अपनी अपनी पहचान बनाने के लिए, अपने नाम के लिए, तो ऐसे में फिर भगत सिंह पे बात करना एक फैशन की बात हो सकती है।